हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप मस्त वस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो। सभी लोगों का फिर से स्वागत है। एक लंबी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं बैक टू बैक सीरीज कंप्लीट करने के लिए। देवर फ्यू कमिटमेंट्स जिसके वजह से मैंने स्पेशली ईसीआईपीएल के वीडियोस को रोका था। अगर आज आप ये वीडियो तक पहुंच गए हो, मेक श्योर करना कि जो ईसीआईपीएल की पुरानी 2 वीडियोस है वो आप देख लो, जिसके अंदर हमने पीआरआई पीआरओआई के बारे में डिटेल में पढ़ के रखा है। अगर वो पढ़ोगे तो आज की बातें समझ में आएगी। एक बार क्विक रिवाइज करवा दो, हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने चालू किया था जो फेमा है, फेमा करीब करीब 10 नंबर का आ सकता है। 2 वीडियो कवर अप होगी, तो प्लीज जाकर वो 2 वीडियो पहले देख लो, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। प्लस अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक्स्ट्रा क्या चीज चाहिए वो आप मुझे बताते रहो कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भैया, डेफिनेटली पूरी तरीके से फ्री है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट 2 क्लास में हमने डिस्कस किया था कि देखो फेमा एक ऐसा लॉ है, फेमा एक ऐसा एक्ट है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है, ये प्लान कर रही है, ये बोल रही है कि भैया मुझे फॉरेन एक्सचेंज का जो घड़ा है, जो मेरा बॉक्स है, जो मेरे पिगी बैंक है, वो हमेशा भरा होना चाहिए। आपको मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी किस तरीके से जब अंग्रेज हमारा भारत देश छोड़कर गए थे, लूट मचा कर गए थे, कुछ हाथ में बचा नहीं था बेटा। उसके बाद फेमा के पहले फेरा आया, फेरा का अप्रोच बड़ा कंजर्वेटिव था, वो पैसा पकड़ना चाहता था। बट फिर एलपीजी आने के बाद यू नो व्हाट हैपेंड, एलपीजी आने के बाद चीजें बहुत बड़े लेवल पे ड्रास्टिकली बदल गई। और ड्रास्टिकली बदलने के बाद इन द ईयर 1999 हमने फेमा इंट्रोड्यूस किया, जहां पर हम सिर्फ पैसे को पकड़ के रखेंगे नहीं, पैसे आएगा जाएगा। इससे क्या होगा, वी विल एबल टू कंजर्व, प्लस वी विल एबल टू मेक श्योर कि हम ट्रेड करके और भी फॉरेन एक्सचेंज कमा पाए। सिंस फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है किसी भी देश के लिए, श्रीलंका जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, आपको तो पता ही है, उनमें तंगी आ गई थी, उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ टाइम में देश को बाहर से कुछ ना कुछ शॉपिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो बाहर से अगर कुछ शॉपिंग करना है बेटा जी, तो आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज आपको कमाना पड़ता है। तो कमाओगे कैसे? अपना माल बेच के। तो बेटा भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार पूरे फॉरेन एक्सचेंज को बराबर से कंट्रोल करने के लिए, पूरा लेखा जोखा अपने हाथ में रखने के लिए 2 गुट बना के रखा है। एक है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा जुडिशियल। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। 10 मिनट तो पहले मैं पिछले वाली क्लास के रिवीजन करा लेता हूं, उसके बाद में नया कॉन्सेप्ट चालू करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर पूरा फेमा कवर अप कर लेंगे, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, और ऐसे चलते रहेगा। या तो मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा, फिर राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी, बट चलती रहेगी। इतना मेक श्योर करना है कि आप लोग ये लेक्चर सब लोगों तक पहुंचा रहे हो। इस नोट्स की जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सब जगह पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। आप लोग लूट लो इसको, लूट मचा लो बेटा, लूट मचा लो। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। भैया हमने बोला कि देखो भारत सरकार ने इनको 2 गुटों में बांट दिया, एडमिन एंड जुडिशियल। एडमिन का मतलब भैया इसका लेखा जोखा कौन करेगा। सो एडमिन वाला पार्ट बेटा फेमा के अंदर आरबीआई को दे दिया। अब आरबीआई तो इतना सारा काम कर नहीं सकता, इसलिए आरबीआई ने ये काम दे दिया ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन कौन हो सकता है? कोई भी बैंक, कोई भी होटल, कोई भी ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि आप लोग जब भी आप बाहर जाओगे तो इतना सिंपल है कि होटल में जाओगे बाहर वाली कंट्री में, एग्जांपल इंडिया में ताज होटल में जॉन आया है, रॉक आया है, सनी आई है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर उनके पास थोड़ी इंडिया का रुपया होगा। सो व्हाट दे कैन डू, उन लोग होटल के अंदर ट्रैवल एजेंट्स के पास जाकर चेंज करवा सकते हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, लोग तो चोरी चकारी भी कर सकते हैं। तो ये चोरी चकारी वाला इन्वेस्टिगेशन वाला काम फेमा के अंदर दे दिया है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी को दे दिया है एज पर सेक्शन 36। अब बेटा अगर आपकी कलेश होती है, आपकी लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, कलेश लड़ाई कुछ भी होती है, तब जुडिशियल के पास जाओगे। जुडिशियल की हायरार्की मैंने आप लोगों को बता दिया, लोअर टू हायर, यानी पहली बात जाएगी एडी के पास, फिर मतलब एडी या तो डेप्यूटी डायरेक्टर के पास, फिर डीजी के पास, फेमैट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट। फेमैट का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ट्रिब्यूनल। अच्छा जी, अब फेमा लाने का ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग को बता दिया था, दैट वी वांट टू डेवलप द एक्सटर्नल ट्रेड। हमको एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, हम लोग को डेवलप करना, हमको मेंटेन करना, हमको पकड़ के नहीं रखना है पैसा, हमको फ्री कर देना है कि सब लोग के पास आसपास पैसा आ रहा है। अच्छा, कब आया? 1 मई 2000। ये मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं। फेमा पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, फेमा बुआ पे एप्लीकेबल है। बुआ माने ब्रांचेस ऑफिस एजेंसी, रिपीट करो, ब्रांचेस ऑफिस एजेंसी, रिपीट करो, ब्रांचेस ऑफिस एजेंसी। अच्छा, किसका? किसी भी पीआरआई का। पीआरआई का मतलब बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं बताने नहीं वाला हूं। पीआरआई का मतलब होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है? तो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप का कोई वास्ता आस्था नहीं है बेटा, ये ऑलरेडी
हमने डिस्कस कर लिया था और ये पूरा डिटेल में बताया था एक इंडिविजुअल को पीआरआई कैसे बना। प्लीज वो वीडियो देखना, वो वीडियो लगभग 15-20 दिन पुरानी वीडियो होगी, वो जरूर जाके देखना, इससे आपको पूरा आइडिया बैठ जाएगा। अब रोज बैक टू बैक वीडियोस आने वाले, तो प्लीज आप अच्छे से अपना काम कर लेना। इस बारी इस आईपीएल में सबसे मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए, मतलब चाहिए। एक और चीज, सबको लग रहा है सर पार्ट 2 पहले कर लो, पार्ट 2 पहले कर लो। बेटा जी पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी जो नॉर्मल लॉज है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, दोनों इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि भैया हम ये बाद में देखेंगे, ये पहले देखेंगे। ऐसा गलती से किया तुम्हारी बैंड बच जाएगी। ये सब डिस्कस कर लिया है, मैं अभी इसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। आई हैव डिस्कस्ड विद ऑल द एग्जांपल्स हैव बीन डन। एक आर्टिफिशियल पर्सन कैसे पीआरआई बनेगा वो भी डिस्कस कर लिया। लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर लिया था व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जो बार बार लगातार कर रहे हो। सर जी मैंने क्या बोला? बार बार लगातार कर रहे हो। बार बार लगातार करने वाले ट्रांजैक्शन को करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और ये डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया। अब यहां से थोड़ा स्लो जा रहा हूं। हमने ना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की 3 चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शन जो बार बार लगातार कर रहे हो। क्या बार बार लगातार ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है? देखो बार बार लगातार ट्रांजैक्शन करना डेफिनेटली अलाउड है, बट सर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 की रिस्पेक्ट करते हुए आप लोगों को करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करनी है। सबसे पहले शेड्यूल 1 आ जाता है। शेड्यूल 1 के अंदर ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस के नाम लिखे हुए जो आपको करना अलाउड नहीं है। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस के नाम लिखे हैं जो आपको करना अलाउड नहीं है। ऑन द अदर हैंड यू हैव शेड्यूल नंबर 2 व्हिच टॉक्स अबाउट कि ऐसे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लास्ट क्लास हमने यहीं पे खत्म किया है बाय द वे। और शेड्यूल नंबर 3 बोलता है भैया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद आरबीआई अप्रूवल। कहने का मतलब है ये सारे ट्रांजैक्शन आप कर तो सकते हो, बट आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। शेड्यूल 1 में सारे आइटम है, लॉटरी विनिंग, इंटरेस्ट इनकम, पेमेंट्स ऑफ कमीशन, रुपी स्टेट आपको मिल रहा है, पेमेंट ऑन कमीशन ऑन रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से मिल रहा है, या टेलीफोन कॉलबैक सर्विसेज की बात करूं, या डिविडेंड बैलेंसिंग की बात करूं। इसको याद रखने का बहुत शॉर्टकट तुम लोग को मैंने बता दिया था, एलआईसी कैश डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट बाय राम प्रभु। याद रहा कि नहीं? एल फॉर लॉटरी, आई फॉर इंटरेस्ट, सी फॉर कमीशन, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिविडेंड बैलेंसिंग, आर फॉर रेसिंग, पी फॉर परचेज। याद होना चाहिए। सारा ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके बाद भैया जी हमने दिखा था शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 का मतलब क्या होता है? शेड्यूल 2 का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन, शेड्यूल 2 का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेनी पड़ेगी आरबीआई की, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन। ठीक है, किस किस से परमिशन लेना मैंने डिटेल में बताया था। स्टार इंपॉर्टेंट की बात करूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस स्पॉन्सरशिप जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में बात किया है, वीडियो नंबर 2 में डेफिनेटली जाके देखना। इसको याद करने का शॉर्टकट मैंने बताया था, MSD wants to do CA of India। ठीक है, M for membership, S for sponsorship, D for detention, I for improvement, C for culture tour। अभी यहां पर ना सारे के सारे डिपार्टमेंट को याद रखना बहुत टफ है, इसलिए आप लोग क्या करना, आप लोग बहुत मस्ती से एटलीस्ट ट्रांजैक्शंस को याद रख लेना। चलो अब मैं यहां से धीरे धीरे जाने वाला हूं, बिकॉज ये फ्रेश टॉपिक है। अब मैंने 8 मिनट लिया है, पिछले सारे जो भी हमारे पाप थे वो हमने डिस्कस कर लिए, वो एकदम डेफिनेटली इन डिटेल बात कर ली है। सब डिटेल में बातचीत हो चुकी है, एकदम बढ़िया वाली डिटेल में बात हो गई है। तुम अगर हाँ कहो तो बढ़ेंगे आगे, तुम हाँ कहो तो थैंक यू सर, हाँ नहीं कहेंगे तो भी चलोगे आगे। हाँ जी, ए बाबा रे अंधेरा हो गया, अंधेरा कायम ना रहे भगवान जी, लाइट लगा दो। चलो हम चालू कर रहे शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 किसके ऊपर बात करता है? देखो सर, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, बराबर है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आप लोग ट्रांजैक्शन बार बार लगातार कर रहे हो। तो गवर्नमेंट को ना लिस्ट चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या पता होना चाहिए? गवर्नमेंट को यह पता होना चाहिए कि भाई बार बार लगातार कौन से ट्रांजैक्शन कौन कितने बार कर रहा है, बार बार लगातार कौन सा ट्रांजैक्शन कौन कितने बार कर रहा है, यह पता होना चाहिए। अगर मैं शेड्यूल नंबर 3 की बात करूं तो आप लोगों को ऐसे ट्रांजैक्शन करना अलाउड है, बट आप लोगों को आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट याद रखना, अगर ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर गया, मैं रिपीट कर दूं, अगर ट्रांजैक्शन, प्लीज मेरी बात सुनते रहना, मैंने बोला अगर ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर गया तो जाकर आप लोगों को अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैंने बोला अगर आप लोगों ने भैया आप लोगों ने ट्रांजैक्शन किया और ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर गया तो जाके बेटा जी आपको आरबीआई को परेशान करना है। सर लिमिट है ना, लिमिट
कितना लिमिट है भैया? लिमिट कितना सुनने से पहले आप ये समझो लिमिट लिखा कहां है। लिमिट लिखा है एलआरएस के अंदर। एलआरएस क्या होता है सर? एलआरएस का मतलब होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। घर पे बोलना, चिल्ला चिल्ला के बोलना है। मैंने क्या बोला? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। भैया क्या बोला? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। फिर बोलो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम? देखो सरकार ने एक लिमिट दे दी है, उस लिमिट के अंदर ये बोल दिया कि अगर आप इतने अमाउंट तक ट्रांजैक्शन करोगे तो आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आप ट्रांजैक्शन इसके ऊपर करोगे तो आरबीआई को आके पूछना। वो ट्रांजैक्शन का लिमिट कहां लिख दिया है? वो ट्रांजैक्शन का लिमिट लिख दिया है एलआरएस के अंदर। किधर लिख दिया है? एलआरएस के अंदर लिख दिया है। एलआरएस का मतलब क्या हुआ? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सर कितना लिमिट है बता दो? लिमिट है $2.5 लाख। रिपीट करता हूं भैया, अमाउंट $2.5 लाख। लिमिट कितनी है? $2.5 लाख। बेटा जी 2.5 लाख रुपया नहीं बोला, $2.5 बोल रहा हूं, गुना 90 रुपीज। अगर 90 रुपीज चल रहा है, इतना रुपया आप पर फाइनेंशियल ईयर आपको लिमिट मिलती है $2.5 लाख। इसका मतलब है आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। $2.5 लाख तक आपके ऊपर एलआरएस के अंदर स्कीम है। यहां पर आपको बोलना नहीं है, आपको परमिशन लेना नहीं है आरबीआई का। यू जस्ट हैव टू गो टू एडी। समझो मुझे कि पैसे भेजने बाहर, तो मैं एडी के पास जाऊंगा, एडी के पास जाकर फॉर्म भरूंगा, दैट्स इट, आई एम गुड टू गो। इतना ही करना है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। इतना करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। बट 2.5 लाख के ऊपर गए तो परमिशन की जरूरत पड़ेगी। 2.5 लाख के ऊपर गए तो परमिशन की जरूरत पड़ेगी। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर जो मैं तुम लोग को बोलने की चेष्टा कर रहा हूं। एलआरएस के अंदर कितना लिमिट दी है? एलआरएस के अंदर $2.5 लाख की लिमिट दी गई है। अगर $2.5 लाख के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे तो सिर्फ एडी के पास जाना है, क्योंकि पैसा तुमको इधर से तो मिलेगा नहीं। यू हैव टू गो टू बैंक। आप बैंक में जाओगे, बैंक में जाके फॉर्म भरोगे, सो डायरेक्टली इन्फॉर्म हो जाता है। अगर $2.5 लाख के ऊपर जाओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी एज पर शेड्यूल नंबर 3। बट याद रखना सर, ये पैसे मैं कहां खर्च कर सकता हूं? नंबर 1 प्राइवेट विजिट। सर कहां जा रहा हूं मैं प्राइवेट विजिट जा रहा हूं, ठीक है। नेपाल भूटान छोड़ के, नेपाल भूटान के साथ हमारी बहुत अच्छी कॉर्डियल रिलेशन है, यहां पर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। या तो आप बाहर जा रहे हो जॉब के वास्ते, तो बाहर जाओगे जॉब के वास्ते तो खर्चा तो होगा ना, तो खर्चा $2.5 लाख तक करो, कोई टेंशन नहीं। $2.5 लाख के ऊपर करोगे तो परमिशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है कोई बंदा परमानेंटली देश छोड़ के जा रहा है। इसके साथ ऐसा हो सकता है कि सर हमारे कोई रिलेटिव देश के बाहर रहते हो। डेफिनेटली अगर हमारा कोई रिलेटिव देश के बाहर रहता है, अब्रॉड रहता है, तो ऐसे केस के अंदर हम उनको मेंटेनेंस के लिए पैसा भेज रहे हैं। मेंटेनेंस का मतलब है अपना ख्याल रखने के लिए हम पैसा भेज रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर डेफिनेटली उसको काउंट किया जाएगा। प्लस भैया मैं गिफ्ट देना चाहता हूं तो दे दो ना भैया, गिफ्ट डोनेशन देना है, $2.5 लाख तक देना है, कोई चिंता का विषय नहीं है। बट $2.5 लाख के ऊपर दोगे, अरे भाई साहब पूछना पड़ेगा, सर जी ट्रैवल कर रहे हो बिजनेस के लिए, अटेंडेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए खर्चा कर रहे हो। सर या तो आप बाहर जा रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, आप पेशेंट के साथ अकंपनी कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप लोग को याद रखना पड़ेगा $2.5 लाख तक लिमिट है। या तो आप खर्चे कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। सर एक क्वेश्चन है, इधर भी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड बोला, इधर भी मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड बोल रहे हो, दोनों में फर्क है क्या? हाँ जी फर्क है। जो जी पॉइंट पे लिखा है बेटा वो मेडिकल ट्रीटमेंट करने के खर्चा है, और एफ पॉइंट में लिखा है वो ट्रैवल करने का खर्चा है। दोनों में फर्क है क्या? डेफिनेटली फर्क है। बेटा बाहर पढ़ने जा रहे हो और कोई भी अन्य करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कहने का मतलब है जो $2.5 लाख की आपको लिमिट हमने देकर के रखी हुई है, आप प्राइवेट विजिट में यूज कर सकते हो, आप बाहर जॉब करने जा रहे हो वहां पे यूज कर सकते हो, आप इमिग्रेशन कर रहे हो वहां पे यूज कर सकते हो, आप मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स के लिए कर सकते हो, आप गिफ्ट डोनेशन के लिए कर सकते हो, ट्रैवल के लिए कर सकते हो, ट्रैवल शायद बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए विदेश जा रहे हो उसका ट्रैवल खर्चा, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, या स्टडी करने जा रहे हो, या कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अभी बेटा ये तो भैया गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक इंडिविजुअल, ध्यान देना, एक इंडिविजुअल पूरे साल $2.5 लाख तक खर्चा कर सकता है विदाउट परमिशन। ये $2.5 लाख कहां लिखा है? LRS के अंदर। फुल फॉर्म बता दे,
फुल फॉर्म बता दे। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, मैंने बोला लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर, अच्छा आप खर्चे ये सारे चीजों के लिए कर सकते हो, आप खर्चे ये सारे चीज के लिए कर सकते हो। सर याद कैसे करें? वीर एंड गीत स्टडिंग एमएस, वीर एंड गीत स्टडिंग एमएस, वीर का वी विजिट, आप विजिट करिए प्राइवेट वाली। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, ई फॉर इमिग्रेशन, ई फॉर इमिग्रेशन। यहां पे एक मिस हो गया मेरे से, मैं यहां पे एक ऐड कर दूं, मैंने एक चीज कम लिखी है, एंड दैट इज आर फॉर रिलेटिव। भैया रिलेटिव मिस हो गया मेरे से, ठीक है। आप मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव के लिए पैसा भेज रहे हो तो वो आ गया। जी फॉर गिफ्ट, ठीक है, जी फॉर गिफ्ट आ गया। इसके अंदर जो टी फॉर ट्रैवल है वो आ गया। ट्रैवल आप बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए जा रहे हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो। या स्टडीज आ गया, एम फॉर, ये एम है मेडिकल, एस फॉर स्टडीज। अगर ये सब करने जा रहे हो तो बेटा आपको याद रखना है $2.5 लाख तक लिमिट है। आई होप आपको याद रहेगा। शेड्यूल 1 याद करो, शेड्यूल 1 याद करो। शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा ऐसे ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है। शेड्यूल 2 में हमने पढ़ा ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन शेड्यूल नंबर 3, इन शेड्यूल नंबर 3 याद रखना, हम ऐसे ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले हैं जो आप $2.5 लाख तक बिंदास कर सकते हो। इसके ऊपर अगर करना है तो भैया जी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। याद रखना सर, इंडिविजुअल वीर एंड गीत स्टडिंग एमएस। सर क्या बोला? आप बोलो वीर गीत स्टडिंग एमएस। वी फॉर विजिट, वी फॉर विजिट, वी फॉर विजिट। ई फॉर ई, अरे बोल बाबा। वी फॉर विजिट, वी फॉर विजिट। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। ई फॉर इमिग्रेशन, वी फॉर विजिट। ई, मैं यहां पे लिखता हूं, तुम मेरे से पीछे पीछे बोला, ठीक है। वीर लिख दिया, बोलो। V for visit, E for employment, E for immigration, R for relative. V for visit, E for employment, E for immigration, R for relative. V for visit, E for R for, G for gift, E से कुछ नहीं है, T for travel, ट्रैवल तो बिजनेस के लिए कर सकता है, कॉन्फ्रेंस के लिए कर सकता है, किसके लिए भी कर सकता है। M फॉर मेडिकल, S फॉर स्टडीज। याद रहेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। तो ये सारे खर्चे मेरे को याद आ गए सर, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ एकदम सेट है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल लाइफ में कोई टेंशन नहीं रखना है, एकदम साथ नहीं छोड़ना है भैया। मैं एंड तक मैं लड़ते रहूंगा आप लोग के लिए, आपको बस बने रहना है, ठीक है। आपके लिए आपको बस बने रहना। पिछले वीडियोस में इतना प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज अल्टीमेट मोटिवेशन वही था, क्योंकि आपको पता रहेगा बीच में लेक्चर्स मेरे हुए नहीं, बिकॉज आई वॉज शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। अब मैं जिस जगह पर बैठा हूँ मैं घर पे मैंने सेटअप कर लिया है, इसके वजह से लेक्चर एकदम फट 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 अभी आएंगे। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट। जो लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने बहुत ही बड़ा सा मैसेज किया है, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अभी जाके कमेंट मत दे किधर आ जा अभी। चलो अभी कुछ नोट देखना है, कुछ सर क्या देखना है, कुछ नोट देखना है, कुछ नोट देखना है, कुछ नोट देखना है। आ जा, यहां पे लिखा इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल के लिए, स्टडीज के लिए। सुना मैंने क्या बोला? इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल के लिए और स्टडीज के लिए। इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल के लिए, स्टडीज के लिए। क्वेश्चन है क्या इमिग्रेशन, मेडिकल, स्टडीज ऐसा हो सकता है $2.5 लाख के ऊपर हो जाए? ये ट्रांजैक्शन फ्रिक्वेंटली हो सकता है। मैंने बोला इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टडीज। इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज में डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि खर्चा $2.5 लाख के ऊपर हो रहा है। सुना मैंने क्या बोला? ऐसा हो सकता है खर्चा $2.5 लाख के ऊपर हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि खर्चा $2.5 लाख के ऊपर हो रहा है। सर क्यों हो रहा है? कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है। से एग्जांपल कॉलेज की फीस ही $3 लाख है। अब मेरी बात सुनो, ये स्टडीज, ये मेडिकल ट्रीटमेंट, ये इमिग्रेशन ना बार बार होते रहते हैं, और ये $2.5 लाख के ऊपर जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडीज के लिए यहां पर $2.5 लाख क्रॉस करना बहुत सिंपली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात बोली। गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात क्या बोली मालूम है? गवर्नमेंट ने बोला देखो, अगर आज आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए या स्टडीज के लिए जा रहे हो, जहां पर मस्ती में $2.5 लाख क्रॉस हो जाएगा, तो आप क्या करो, आप आरबीआई के पास मत आओ, बिकॉज हर बार आप आरबीआई के पास जाओगे तो भीड़ मचेगी आरबीआई के ऑफिस में। तो आप क्या करो, जहां पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो वहां पे हॉस्पिटल से एक
मेरे को सर्टिफिकेट दिलवा दो कि आपका इतना खर्चा होने वाला है। या इमिग्रेशन, जो भी जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहां का इमिग्रेंट ऑफिसर से एक लेटर लिखवा दो कि आपका इतना खर्चा होने वाला है। या तो आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी से आप मेरे को एक लेटर लिखवा के दो, हाँ जी इसकी फीस इतनी इतनी है और ये इतना इतना खर्चा होने वाले, जेन्युइन खर्चा है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं सर। इमिग्रेशन मेडिकल ट्रीटमेंट, इमिग्रेशन मेडिकल ट्रीटमेंट, और मैंने बोला कि भैया स्टडीज, ये 2-3 चीजों के लिए बेटा ऐसा हो सकता है, ये 2-3 चीजों के लिए ऐसा हो सकता है खर्चे बार बार लगातार आते रहे। हाँ जी, तो बार बार अगर $2.5 लाख के लिए आप पूछने जाओगे, बार बार आप पूछने जाओगे तो आरबीआई ये सब मतलब आरबीआई दूसरा काम करेगा कि ये सब काम करेगा। दैट इज द रीजन बेटा गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात बोल दी है। गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात ये बोली है कि देखो अगर यहां पर $2.5 लाख के ऊपर खर्चा हो भी रहा है ना, तो आप आरबीआई के पास मत आओ, जो भी रिस्पेक्टिव अगर पढ़ाई करने जा रहे हो तो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से एक लिखित क्या ले लो, लिखित आप ले लो कि भैया $2.5 लाख खर्चा होने वाला है। या तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी हो तो रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल को बोल दो कि भाई साहब इतना खर्चा होने वाला है। या तो इमिग्रेशन वालों को, इमिग्रेशन ऑफिसर को बोल दो कि साहब जो भी देश में जा रहे हो कि साहब ये बंदे का इतना इतना खर्चा होने वाला है, तो आप लोगों को $2.5 लाख के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया पहला पॉइंट। पढ़ लो एक बार, चलो पढ़ लो एक बार। फटफट एकदम पढ़ लो। हो गया सर, ठीक है अगला बढ़ रहे। अगला नोट क्या बोलता है, प्रोवाइडेड वेर इंडिविजुअल रेमिट एनी अमाउंट अंडर दिस एलआरएस स्कीम इट इज इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये $2.5 लाख पर ट्रांजैक्शन नहीं है, जैसे कि विजिट के लिए $2.5 लाख, ईज वाले इमिग्रेशन के लिए $2.5 लाख, एजुकेशन के लिए $2.5 लाख, रिलेटिव को दे रहे हो $2.5 लाख। बेटा ये पूरा $2.5 लाख एक क्यूमुलेटिव अमाउंट है, पूरा क्यूमुलेटिव अमाउंट है इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। सो बेटा ये एलआरएस की जो $2.5 लाख की डॉलर है, ये $2.5 लाख की जो लिमिट है, ये लिमिट सिर्फ एक ट्रांजैक्शन वाइज नहीं है, ये पूरा कंपाइल्ड लिमिट है। आई होप आप मेरी बात समझ गए। इट इज अ कंपाइल्ड लिमिट जो आप लोगों को भूलना नहीं है। इसके बाद बढ़ेंगे आगे। इसके बाद भैया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक ऐसा पीआरआई, देख लास्ट वीडियो देखेगा नहीं तो मरेगा, इससे जाके पहले लास्ट वीडियो देखने। मैंने बोला अगर कोई बंदा पीआरआई है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। सर क्या बीपू सर आपके पीआरआई है? बिल्कुल, मैं तो यहीं पे रहता हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बिल्कुल यहीं पे रह रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। बट समझो सन्नी देओल जो बाहर रहते हैं, आज इंडिया में आए हैं जॉब के वास्ते, वोकेशन के वास्ते, बोलो क्या बन जाएंगे? पीआरआई। देखो सनी जी का घर, सनी जी का बार सब बाहर है, आज वो इंडिया में छोटा सा काम करने के लिए आए, मे बी जॉब के लिए आए, कुछ तो करने के लिए आए हैं, इसलिए उनका स्टेटस PROI से बन गया PRI बन गया। अरे बाप रे, PROI से क्या बन गया? PRI बन गया। आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो बट देखो सनी जी रहते कहां थे? समझो सनी जी रहते कनाडा में, आज वो इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में क्यों आ रहे हैं? बिजनेस वोकेशन या कुछ तो करने के लिए, तो ऐसे केस में वो बन गया पीआरआई। तो यहां पे क्या बोल रहा है ये नोट? किसके लिए नोट बोलता है? अगर कोई पीआरआई है जो परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो उसका घर, उसका बार, उसकी बीवी, उसके बच्चे बाहर रहते हैं, आज वो इंडिया में आए हैं टेम्पररी जॉब करने के लिए, कोई असाइनमेंट लेने के लिए, कुछ तो छोटा मोटा काम होगा बेटा, उसका बड़ा कोई काम नहीं है, छोटा मोटा काम करने के लिए बेचारा आया होगा बेटा, बेचारा छोटा मोटा काम करने के लिए आया होगा बेटा अपने घर बार को छोड़ने के बाद। तो उसके ऊपर कुछ रूल बोला गया, मैंने वापस से रिपीट कर देता हूं। कोई फिरंगी, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से सनी देओल जी कहां पे रहते थे? बाहर रहते थे, कनाडा में रहते थे। आज बेटा वो इंडिया में आए हैं, मे बी उनके ऑफिस वालों ने उनको इंडिया में भेजा हुआ है, ऐसा हो सकता है मे बी उनके ऑफिस वालों ने उनको इंडिया में भेजा कोई असाइनमेंट या कोई जॉब करने के लिए। तो ऐसे केस में बेचारे पहले क्या थे? PROI थे, आज इंडिया में आने के वजह से PRI बन गए। बट वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो रहने तो वही बाहर ही रहने वाले। उनका दिल अभी भी बेटा कनाडा चिल्लाता है। दिल चीर के देखोगे, अगर तुम मेरा दिल चीर के देखोगे तो भैया तुमको भारत माता दिखेगी, बट उनके दिल चीर के देखोगे तो भैया उनको कनाडा दिख रहा है। आज वो इंडिया में तो आ गए, अब उनको बेटा अल्टीमेटली जाना है, उनका घर, उनका बार, उनका बीवी, उनका बच्चा सब बाहर रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ रियायत दी गई है, कुछ डिस्काउंट दिया रखा है, कुछ कंसेशन दे के रखा है।
आ जाओ फोकस करते हैं। बोलता अगर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से सनी जी इज अ सिटीजन, ठीक है, कहां पे, फॉरेन स्टेट में, फिर मेरा फॉरेन स्टेट कनाडा है, अदर देन पाकिस्तान को छोड़ो बेटा, पाकिस्तान इसका एक्सेप्शन, पाकिस्तान को तो लेना ही नहीं है, पाकिस्तान को बाहर ही रखो बेटा, जैसे दिल के बाहर ही है, ठीक है। तो भैया यहां पे बोला कि भैया वो बंदा सिटीजन होना चाहिए किसी दूसरे देश का, पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, या तो वो इंडिया का सिटीजन हुआ तो भी चलेगा, बट वो डेप्यूटेशन आया है इंडिया में टू ऑफिस टू ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, सब्सिडरी जेवी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, क्या 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 क्या, एक मिनट, मैंने बोला ओ सर कोई बंदा बन गया पीआरआई, देखो मैं लिख रहा हूं ऊपर, कोई बंदा बोलो क्या बन गया पीआरआई, वो है तो पीआरओआई बट आज वो इंडिया में आया हुआ है, अगर वो इंडिया में तो क्या बन गया, पीआरआई बन गया, ठीक है। अब बेटा वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वो परमानेंटली इधर रहने नहीं वाला है, वो परमानेंटली यहाँ पे रहने वाला नहीं है, वो रहने वाला वो इधर ही है, उसका घर उसका बाहर, उसका बीवी उसका बच्चा बाहर है। तो ऐसे केस के अंदर वो या तो फॉरेनर होगा, मतलब उसकी सिटीजनशिप कहां की होगी, बाहर की होगी, या तो वो इंडियन ही होगा और इंडिया में ही आया है। ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझो मैं दुबई चला गया जॉब के लिए गया, वोकेशन के लिए गया, बिजनेस के लिए गया, तू बता मैं क्या बन जाएगा, मैं बन जाएगा पीआरओआई, मैं बाहर चला गया था ना, अच्छा मैं बाहर अगर चला गया तो मैं बन गया पीआरओआई, मैं बाहर चला गया तो मैं बन गया हूं पीआरओआई। आज मेरे वो वाली कंपनी ने मेरे को इंडिया में भेजा है कुछ जॉब या बिजनेस का वोकेशन करने के लिए, उन्होंने मेरे को इंडिया में भेजा है, मेरा घर मेरा बाहर मेरा बीवी मेरा बच्चा सब बाहर रहता है बेटा, आज मैं इंडिया में आया हूं, आज मैं इंडिया हूं डेप्यूटेशन के लिए। डेप्यूटेशन का मतलब एक टेम्परेरी कोई असाइनमेंट करने के लिए, या तो मैं बाहर जो कंपनी में काम करता हूं ना उनका एक सब्सिडरी कंपनी है, कोई बाहर एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जिसके वजह से मैं क्या बन गया हूं आज, पीआरआई बन गया, बट मेरा घर मेरा बाहर मेरा बीवी मेरा बच्चा सब बाहर है। तो बाहर या तो मैं इंडियन हूं, सुनना मेरी बात सर, कोई पीआरओआई इंडिया के बाहर था, आज इंडिया में आया बिजनेस वोकेशन जॉब करने के लिए, जो बंदा आया है या तो वो फॉरेन सिटीजन होगा, एग्जांपल सनी, या तो मैं खुद देश के बाहर चला गया था जॉब करने के लिए, वोकेशन के लिए, मैं बाहर ही रह रहा था, मेरा बिजनेस भी बाहर ही हो रहा था, सब कुछ बाहर ही हो रहा था, मैं बन गया पीआरओआई। बट आज मेरी बाहर वाली कंट्री की कंपनी ने, बाहर वाली कंट्री वाली कंपनी ने मुझे इंडिया में भेजा, मैं बन गया पीआरआई, मैं हूं इंडियन सिटीजन, रहता बाहर था, बट आज कामकाज के लिए मुझे इंडिया आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में है और छोटा मोटा काम करने के लिए मैं आया हूं इंडिया में। अब मेरी बात सुनना, पूरा पंगा होने वाला है। पंगा क्या होने वाला है, मेरा घर मेरा बीवी मेरा बच्चा सब बाहर रहता है, तो गवर्नमेंट बोलती है, मेरी गवर्नमेंट ने क्या बोला, एलआरएस के तहत तुम कितना लेके जा सकते हो, एलआरएस के तहत तुम लेके जा सकते हो $2.5 लाख लेके जा सकते हो, एलआरएस स्कीम के तहत कितना लेके जा सकते हो, $2.5 लाख लेके जा सकते हो। अब से अप्पा हो गया, पंगा क्या हो गया, मेरा घर मेरा बाहर मेरा बीवी मेरा बच्चा सब बाहर रहता है, मैं परमानेंट रेसिडेंट यहाँ का नहीं हूँ, मैं इंडिया का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे रे बेचारा बाहर रहता है, बेचारे का बाहर बीवी बच्चे सब बाहर रहते, एक काम करो इसको $2.5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल मत कराओ, ये ना पूरा अपना सैलरी बाहर लेके जा सकता है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एंड पीएफ। ओके समझ में आ गया। इसका मतलब है कोई बंदा बाहर का है, आज वो इंडिया में आया है, जॉब वोकेशन या बिजनेस करने के लिए, बंदा बन गया पीआरआई, बट वो इंडिया में परमानेंट रेसिडेंट नहीं रहने वाला, काम निपटाएगा चला जाएगा, वो कोई तो छोटा मोटा काम करने के लिए आया है और वो काम निपटा के चला जाएगा वापस, बट बेचारे का स्टेटस बदली हो गया, वो स्टेटस का पीआरआई हो गया है। अब गवर्नमेंट बोलता है उसके घर उसके बीवी उसके बच्चे सब बाहर है, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो पैसे बाहर भेज सकता है क्या, हाँ जी, ऐसे केस में वो पैसे बाहर भेज सकता है, बट लिमिट $2.5 लाख की उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसको बोलता है वो पूरी सैलरी दे सकता है अपने बीवी बच्चों को, अपने घर बार वालों को आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एंड पीएफ। याद रखना, वो बंदा जो इंडिया में आज आया है वो 3 साल के अंदर अंदर वापस अपने देश चले जाना चाहिए। समझ में आया? यानी उसका जो डेप्यूटेशन है, उसका जो वर्क है वो 3 साल के अंदर वाला ही होना चाहिए, उसका जो असाइनमेंट है वो 3 साल के अंदर निपट जाना चाहिए। 3 साल के ऊपर रहोगे तो आप $2.5 लाख के लिमिट को फॉलो करोगे। हम यहां पर ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तानी को छोड़कर, जो बाहर के देश में रहते हैं, सिटीजन बाहर के हैं, बट इंडिया में आज टेम्परेरी प्रोविजंस के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे
केस में उनको बोलो क्या मिल जाएगी, छूट, रियायत, डिस्काउंट मिल जाएगी। अच्छा, जो भी मैंने अभी बताया ये सब इंडिविजुअल के केसेस पे एप्लीकेबल है। सर मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बोला आज एक शेड्यूल पढ़ना है, शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 में हमने पढ़ा ऐसे ट्रांजैक्शन आपको बोलो क्या करने पड़ेंगे, आप लोगों को आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इंडिविजुअल होगा तो ट्रांजैक्शन के लिस्ट मैंने आपको दे दिया, दैट इज वीर, गीत, स्टडिंग, एमएस, वी फॉर विजिट, ई फॉर, नहीं मत बोलो, नहीं बोलोगे तो पास हो जाओगे ना, मत, नहीं बात ही मत करो, नहीं बोलो ही मत, नहीं एकदम चुप, एकदम चुप, नहीं मुंह ही मत खोलो बेटा, नहीं मुंह ही मत खोलो, ठीक है, मुंह ही मत खोलो। मैंने बोला कि भैया जी, मैंने बोला भैया जी, वी फॉर विजिट, ए फॉर बोलो, वी फॉर विजिट, ए फॉर एम्प्लॉयमेंट, ई फॉर इमिग्रेशन, आर फॉर रिलेटिव, जी फॉर गिफ्ट, टी फॉर ट्री फॉर ट्रैवल, एजुकेशन के लिए, और ट्रैवल किसी के लिए भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो। फिर एम फॉर मेडिकल, एस फॉर स्टडीज, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये सब जो ट्रांजैक्शन है ये सब इंडिविजुअल के केसेस में आएगा। बट सर व्हाट इफ यू आर अ आर्टिफिशियल पर्सन, अगर तुम आर्टिफिशियल पर्सन है तो लिमिट कितना आएगा, तो गवर्नमेंट बोला ऐसे केस में उनको, जो आर्टिफिशियल लोग रहेंगे ना, उनको $2.5 लाख की लिमिट फॉलो करना नहीं है, उनको $2.5 लाख का लिमिट फॉलो करना नहीं है, उन लोग के लिए अलग लिमिट बना के रखा। ये लो बेटा, ये है, देखो क्या लिखा है, मैंने बोला फैसिलिटीज अदर देन इंडिविजुअल, यानी अगर तुम आर्टिफिशियल पर्सन हो, दोस्त, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आ जाइए पक्का। सबसे पहला बेटा जी, डोनेशन करना चाह रहे हो, डोनेशन करने क्यों चाह रहे हो भैया, आप क्रिएशन ऑफ चेयर्स के लिए करना चाह रहे हो। सर क्या करना चाह रहे हो भैया, क्रिएशन ऑफ चेयर्स का मतलब होता है भैया आप एक बहुत बड़े पोजीशन के लिए डोनेशन कर रहे हो, वो भी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। कहने का मतलब अगर आज मैं डोनेशन कर रहा हूं क्रिएशन ऑफ चेयर्स के लिए, चेयरमैन पोजीशन के अंदर कुछ भी डोनेशन दे रहा हूं, बट ये डोनेशन चेयरमैन के पोजीशन के लिए हो रहा है, और कहां पे हो रहा है, एक रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो रहा है। बोलो कहां हो रहा है, रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो रहा है। तो अगर आपने डोनेशन देना है तो डोनेशन दो, और चेयर्स दे रहे हो और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में दे रहे हो। नंबर 2, आप डोनेशन दे रहे हो फंड्स में, आप डोनेशन दे रहे हो फंड्स में जो प्रमोट कर रहा है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दो चीजें एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, यानी बोल दिया अगर बेटा आज तेरे को डोनेशन करना है तो डोनेशन या तो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहा है या तो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहा है। अबे दरअसल दोनों तो सेम ही लिखा, हाँ, एक में फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर दे रहा है और एक में तू फंड्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझा मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करूं, मैंने बोला कि देखो आज अदर देन इंडिविजुअल को पैसे लगाने हैं, डोनेशन करना है, तो डोनेशन कर रहा है, हाँ, एक अदर देन इंडिविजुअल, यानी कोई कंपनी, कोई संस्था डोनेशन करना चाहती है किसको, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, किसको, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। ठीक है, कर दिया। एक या तो क्रिएशन ऑफ चेयर के लिए या तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर डोनेशन जो हो रहा है वो कर सकते हो, या तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब फिर से तुम डोनेशन कर रहे हो, बट तुम डोनेशन किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को कर रहे हो। डोनेशन तुम किसको कर रहे हो, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को कर रहे हो। जब मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं ना फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में एक बात फिट हो जानी चाहिए। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का मतलब एग्जाम्पल के, अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल दे दूं तो IIT, IIM, ये सब एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उस टेक्निकल इंस्टीट्यूट को दे रहे हो जिस फील्ड में आपका कंपनी काम करता है। से एग्जांपल, मेरी टेक कंपनी है और मैं IIT को डोनेशन देना चाहता हूं, तो दे दो। समझ रहा है, उल्टा समझ लो कि मैं बाहर पैसे भेज रहा हूं, ऐसा। कुछ समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप डोनेशन कर रहे हो, करो ना। आप डोनेशन किसे कर रहे हो, 3 पॉइंट है डोनेशन में, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कर रहे हो, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कर रहे हो, या तो आप किसी टेक इंस्टीट्यूशन को कर रहे हो।
जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर रहे हो, या तो आप क्रिएशन ऑफ चेयर्स के लिए कर रहे हो, या तो आप किसी फंड में कर रहे हो, या तो आप ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट को पैसे दे रहे हो जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका काम होता हो। तुम समझे मैं क्या बोला? तुम समझो कि तुम इंडियन हो, तुम डोनेशन कर रहे हो, इमेजिन इन दैट वे कि तुम डोनेशन कर रहे हो किसी बाहर को। तो सर तीन डोनेशन की पॉइंट में तीन आती, एक क्रिएशन ऑफ चेयर्स, एक यू आर गिविंग कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स, एंड थर्ड इज टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इन तीनों में तुम डोनेशन दे सकते हो। हाँ जी, डोनेशन दे सकते हो। क्या इसमें $2.5 लाख की लिमिट आएगी? ना जी, ना जी ना, यहां पर $2.5 लाख की लिमिट बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहां पर लिमिट कितनी आएगी? 1% ऑफ फॉरेक्स अर्न इन लास्ट 3 years और $5 million USD विच एवर इज लोअर। सुना मैंने क्या बोला? 1% ऑफ फॉरेक्स अर्न इन लास्ट 3 years और $5 million USD विच एवर इज लोअर। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1% of foreign exchange earning during last 3 financial year or $5 million USD whichever is lower। 1% of forex earning during the last 3 financial, नहीं मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, नहीं मैं पागल हूं कि मैं रिपीट कर रहा हूं? मैं ही पागल हूं। तुम तो बैठ के सुन रहे हो एकदम पैसिवली, ऐसा आराम से बैठ के सुन रहे हो। अरे भाई एक्टिवली हो जाओ, एक्टिवली अगर तुमको रैंकर बनना है ना, रैंकर, तो भैया एक्टिव हो जाओ एकदम। 1% ऑफ फॉरेक्स अर्न इन लास्ट 3 years। क्या कितना बोला? 1% ऑफ फॉरेक्स अर्न इन लास्ट ईयर, 1% ऑफ फॉरेक्स अर्न इन लास्ट ईयर और $5 million USD। 1% ऑफ फॉरेक्स अर्न इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर और $5 million USD विच एवर इज लोअर। नंबर याद रखो, मैंने कितना बोला? 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर और $5 million USD विच एवर इज लोअर। ठीक है जी। सर कमीशन दिया तुमने, किसको दिया? एजेंट को दिया है। क्या को दिया है? टू सेल ऑफ फ्लैट्स या कमर्शियल प्लॉट्स के वास्ते। सुना मैंने क्या बोला? वापस से बोलूं, तुमने कमीशन दिया? यस। किसको दिया है? साहब जी एजेंट को दिया। क्यों दिया है? फ्लैट्स बेचने के लिए या मेरा कमर्शियल प्लॉट बेचने के लिए। ठीक है सर, कितना दे सकते हो? देखो, दे तुम कितना भी सकते हो, ये अमाउंट के लिमिट में रहा तो पूछना नहीं पड़ेगा। अगर इस अमाउंट के ऊपर तुमने दिया है तो तुमको पूछ के देना है, दैट्स इट। तुम ऐसा नहीं कि ये लिमिट में ही देना है, तुम लिमिट के ऊपर दे सकते हो, बट आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, कितना दे सकते हो? $25,000 USD, $25,000 या 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। मुंह अपना बंद करके बैठो, मुंह अपना बंद करके बैठो। मैंने कितना बोला? 25,000 USD और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब बेचने के बाद कितना पैसा आया उसका तुमने 5% एज अ ब्रोकरेज दे रहे हो तुम। अरे इतना होता नहीं है, बट 5% दिया है गवर्नमेंट ने रूल, तो मैंने बोला 25,000 USD और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर। 25,000 USD और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर। $25,000, 25,000 USD और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर। ये हो गया दूसरा। पहला याद है क्या? अरे गधो, पहला याद है क्या नहीं? ये देखो, मैं याद कराता हूं। मैंने बोला सबसे पहला आया डोनेशन। याद आ रहा है? डोनेशन 1 2 3 लोगों को दे रहे हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। याद आया? टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ये हो गया भैया पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, 3 लोग हो गए। ये हमारा डोनेशन है, ये 3 लोग हो गए। मेरी बात सुनना, एजुकेशन में आप दे रहे हो क्रिएशन ऑफ चेयर्स के लिए। सुना मैंने क्या बोला? क्रिएशन ऑफ चेयर्स के लिए दे रहे हो। दूसरा भैया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक तो आप क्रिएशन ऑफ चेयर्स के लिए दे रहे हो, दूसरा बेटा आप लोग दे रहे हो फॉर गिविंग इट टू द फंड्स। या तो आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, वो इंस्टीट्यूशन को देना है जिस फील्ड में आप काम करते हो। याद आ रहा है? 3 साल का जो भी आपने फॉरेक्स कमाया है उसका 1% और $5 million USD विच एवर इज लोअर। और अगर आपने कमीशन देना है किसी एजेंट को, बिकॉज उन्होंने आपका फ्लैट या कुछ बेचा हुआ है, तो भी दे सकते हो। कितना दे सकते हो? $25,000 USD और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर। अब देखोगे तो 2 पॉइंट है, कंसल्टेंसी दिख रहा है। 2 पॉइंट है, कंसल्टेंसी। एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, और
एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है विच इज अदर देन इंफ्रा प्रोजेक्ट। सुना मैंने क्या बोला? अदर देन इंफ्रा प्रोजेक्ट। तू समझा मैंने क्या बोला? अदर देन इंफ्रा प्रोजेक्ट। दोनों में फायदा, दोनों में फर्क है क्या बेटा? दोनों में अलग फर्क है क्या? डेफिनेटली दोनों में फर्क है, डेफिनेटली दोनों में फर्क है। इंफ्रा प्रोजेक्ट डेफिनेटली एक इंफ्रा है, एक अदर देन इंफ्रा है। तो मेरी बात सुनना, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसमें आप $10 मिलियन तक खर्चा कर सकते हो। 10 मिलियन तक खर्चा कर सकते हो भैया, 10 मिलियन तक खर्चा कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अदर देन इंफ्रा आप 1 मिलियन तक खर्चा कर सकते हो। 10 मिलियन 1 मिलियन। इसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा? कंपनी चालू करने से पहले दुनिया भर के खर्चे होते हैं, वो आप किसी एक्सपर्ट को रियम्बर्स करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। इट विल बी $1 लाख और 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया। बाहर वाले को दे रहे हो ना, तो ब्रॉट इन इंडिया आएगा। 5% ऑफ अमाउंट ब्रॉट इन इंडिया, याद रहेगा। मैं अभी याद कराता हूं, 5 मिनट मेरे बात सुनना, 5 मिनट मेरी बात सुनना। बहुत ही इंपॉर्टेंटली कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, प्लीज फोकस से मेरी बात सुनना। मैं यहीं पे ड्राइंग बनाता हूं। देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल नंबर 3 में बोला है कि देखो आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी। सुना क्या बोला? आरबीआई की परमिशन लगेगी अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है कि नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, बताओ क्या है। तो देखो बोला उसमें 2 भाग है, एक भाग इंडिविजुअल रिलेटेड है, एक भाग इंडिविजुअल रिलेटेड है, और जो दूसरा भाग है, एक तो इंडिविजुअल बता दिया, और जो दूसरा भाग है वो है अदर देन इंडिविजुअल। सुना मैंने क्या बोला? दूसरा भाग किसके लिए बेटा? अदर देन इंडिविजुअल के लिए। तो 2 भाग है, एक इंडिविजुअल, दूसरा अदर देन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल, दूसरा अदर देन इंडिविजुअल। अब मेरी बात सुनना, बहुत इंडिविजुअल केस में अपन ने बोला देखो आप खर्चा करो, आप लिमिट में खर्चा करो, जो लिमिट एलआरएस स्कीम में लिखा हुआ है। एलआरएस का मतलब क्या होता है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। और उसमें अपन ने ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, वीर गीत स्टडिंग एमएस, ठीक है। वी फॉर विजिट, ई फॉर इमिग्रेशन, ई फॉर एजुकेशन, सॉरी एम्प्लॉयमेंट, आर फॉर रिलेटिव, जी फॉर गिफ्ट, टी फॉर ट्रैवल, और एम फॉर मेडिकल, एस फॉर स्टडीज। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था बेटा, ठीक है। अब बोला उसमें 2-3 टिप्पणी बोली गई है। जो $2.5 लाख है बेटा वो सिंगल ट्रांजैक्शन में नहीं है। ये $2.5 लाख जो है ये मल्टीपल एक ही है, कंसोल नंबर है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो इसमें से $2.5 लाख का लिमिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये अपन ने पहला पढ़ा। दूसरा मैंने बोला कि अगर कोई बंदा है बाहर का, आज इंडिया में टेम्पररी पर्पज के लिए आया है, तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी बात बोली, ऐसे बंदे पूरे पैसे अपने घर लेकर के जा सकते हैं आफ्टर डिडक्टिंग पीएफ एंड टैक्स का पैसा। याद रखना पाकिस्तानी को ये अलाउड नहीं है। इसके बाद हम लोग ने अदर देन इंडिविजुअल में पढ़ा। एक तो हमने एक डोनेशन पढ़ा, ठीक है, एक डोनेशन पढ़ा। एक अपन ने एजेंट को कमीशन देने का पढ़ा। तीसरा हम लोग ने पढ़ा तुम एक कंसल्टेंसी फीस दे रहे हो, तुम कंसल्टेंसी फीस दे रहे हो, उसमें 2 है, एक आता है इंफ्रा प्रोजेक्ट, एक आता है इंफ्रा प्रोजेक्ट, एक आता है अदर देन इंफ्रा प्रोजेक्ट, अदर देन इंफ्रा प्रोजेक्ट। एंड लास्ट में हमने पढ़ा है दैट इज तुम प्री इनकॉर्पोरेशन पैसा दे रहे हो। डोनेशन आपने पढ़ा रहेगा, 3 लोगों का डोनेशन है। क्रिएशन ऑफ चेयर्स, क्रिएशन ऑफ चेयर्स, फंड्स को पैसा दे रहे हो या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रहे हो। एजेंट में अपन ने देखा है कि अगर प्लॉट या तो आपने घर बेचा तो उसके लिए दे रहे हो। एंड अदर देन कंसल्टेंसी में इंफ्रा बोलूं या अदर देन इंफ्रा बोलूं। और तुम्हारा लास्ट में होता है प्री इनकॉर्पोरेशन। डोनेशन की मैं बात करूं, लिमिट कितना है बेटा? 1% ऑफ फॉरेक्स यू अर्न लास्ट ईयर, लास्ट 3 years एंड $5 million USD विच एवर इज लोअर। फिर यहां पर अगर मैं बोलूं दैट इज 25,000 USD का नंबर याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंट्स के ऊपर कंसल्टेंसी में मैंने 10 मिलियन बोला है अगर इंफ्रा है, 1 मिलियन बोला है अगर अदर देन इंफ्रा है। और लास्ट में भैया अगर प्री इनकॉर्पोरेशन है तो $1 लाख दे सकते हो, $1 लाख दे सकते हो। एंड $1 लाख के साथ साथ आपके पास एक और खूबसूरत ऑप्शन है, $1 लाख दे दो, या जितना पैसा आया है उसका 5% तक आप चार्ज कर सकते हो। हो गया? चलो अब नोट पे ध्यान देना, नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज मेरी बात सुनना। सबसे पहला नोट तुमको दिखता रहेगा, यहां पे लिखा है जो $2.5 लाख जो दिख रहा है आपको, ये जो लिमिट है ये इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होता है, नॉट अदर देन इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल। दूसरी चीज बोलता है जैसे प्रोसीजर निकालने का, देने का, आने का, जाने का, जो भी फॉरेक्स का शेड्यूल है एलआरएस के अंदर जैसा होता है, सेम अदर देन इंडिविजुअल का भी लेने देने का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा। फॉर्म वॉर्म सब कुछ सेम भरना है। इसके बाद कुछ चीजें बताइए, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। लिखा है अगर आप ट्रांजैक्शन करो शेड्यूल 2 वाला
ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर आपको सीजी अप्रूवल चाहिए। शेड्यूल थ्री मेरी बात सुनना, शेड्यूल 3 की मैं अगर बात करूं तो अब अपन ने पढ़ा ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे आप लोगों को आरबीआई को पूछना है, याद आ गया? अप्रूवल फॉर ट्रांजैक्शन अंडर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। अब मेरी बात सुनना, बोल रहे हैं अगर तुम्हारे पास आरएफसी अकाउंट है, तुम्हारे पास कौन सा अकाउंट है? आरएफसी अकाउंट। तुम्हारे पास कौन सा अकाउंट है? आरएफसी अकाउंट। आरएफसी का मतलब क्या होता है सर? आरएफसी का मतलब होता है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। रिपीट करो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। रिपीट करो, मैंने क्या बोला? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। फिर से रिपीट करो, रिपीट करना पूरी तरीके से फ्री है। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है या आपके पास EEFC है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। सुना मैंने क्या बोला? एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर आपके पास RFC है, RFC का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, या आपके पास EEFC है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। RFC है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, या EFC है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो आप शेड्यूल 2 का ट्रांजैक्शन करो या शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन करो, आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो अकाउंट्स है इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होता है, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा आपने अगर कोई भी उल्टा फुल्टा ट्रांजैक्शन किया तो। बट अगर आपके पास एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो आप शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 के सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना पूछे, एक्सेप्ट दिस टू थिंग्स। फर्स्ट इज P&I क्लब की अगर मेंबरशिप लेनी है और आपके पास EFC अकाउंट है तो आपको पूछना पड़ेगा, और आपको इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड कुछ भी खर्चा अगर आपको देना है और आपको EFC अकाउंट है तो आपको पूछना पड़ेगा। लिमिट के ऊपर है तो ही पूछना है, वरना नहीं पूछना है। ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने बोला अगर तेरे पास स्पेशल अकाउंट है, मैंने बोला अगर तेरे पास स्पेशल अकाउंट है, कौन कौन सा? RFC अकाउंट। नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बीबी वर्चुअल के ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे मिलेगा। बिप्लब मॉडल सर्च करो, वहां पे भी ये अपलोड कर दिया गया। सो इन बोथ द चैनल्स द नोट्स आर बीन अपलोडेड। या तो टेलीग्राम में जाओ, वहां पे तो एनीवेज अपडेट आते ही रहेंगे। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखो स्पेशल अकाउंट अगर आपके पास है, RFC अकाउंट या EFC अकाउंट, RFC अकाउंट या EFC अकाउंट, RFC अकाउंट या EFC अकाउंट। रिपीट कर रहा हूं मैं, RFC अकाउंट या EEFC अकाउंट। EFC का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? EFC का मतलब होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो बोला आप लोग शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 का कोई भी ट्रांजैक्शन करो, आपको पूछने का दरकार नहीं है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, पूछम पूछाई कुछ नहीं करनी है, आप रिलैक्स करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट याद रखना अगर आपके पास EFC अकाउंट है देन आप लोगों को पूछना पड़ेगा फॉर 2 ट्रांजैक्शन, आपको पूछने पड़ेंगे, दैट इज P&I क्लब एंड इनकॉर्पोरेशन। बाकी ट्रांजैक्शन के लिए पूछने का जरूरत नहीं है। गुड टू गो? बताओ, बाकी सब ट्रांजैक्शन के लिए आपको पूछने का जरूरत नहीं है। इतना भेजे में बात गया, इतना भेजे में बात गया, एकदम कड़क वाली बात है। कूल है, एकदम बढ़िया वाली बात है। बढ़ू आगे। अब क्या बोल रहे थे? बोलता है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में नहीं लिखा गया तो प्रोहिबिटेड है क्या? बोलता है नहीं। फेमा बहुत लिबरल रहा है बेटा। फेमा बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मैंने मेंशन नहीं किया तो इट इज डीम्ड, यू कैन डू इट। तो ये लिखा है मेरा नोट नंबर 3। आ जाओ भैया नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ने के लिए, इट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप बार बार नहीं करते हो, कभी कभी करते हो। मैंने बोला सर आप बार बार नहीं करते हो, कभी कभी करते हो। सर कौन सा ट्रांजैक्शन बोल रहे हो? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ना दोस्त ट्रांजैक्शन जो आप बार बार नहीं कभी कभी करते हो, बार बार नहीं कभी कभी करते हो। इसका मतलब ऐसे एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दूं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप कभी कभी करते हो, बार बार नहीं करते हो। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन द दोस ट्रांजैक्शन जहां पर एसेट लायबिलिटी प्लस कंटिंजेंट लायबिलिटी किसी का बन रहा है इंडिया के बाहर। वो कौन है? किसी PRI का बन रहा है। फ्रेंड्स माइंड यू,
whenever I say PRI, don't imagine PRI as Indian, and whenever I say PROI, don't imagine PROI as an Indian. कभी भी इंडिया और PRI PRO कोई रिश्ता नहीं है. मेरी बात सुनना वापस से. मैंने बोला मेरा एग्जांपल लो. मेरा दुबई में एसेट बन रहा है, मेरा दुबई में लाइबिलिटी बन रहा है, या अगर मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन के वजह से दुबई में कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन रहा है और मैं पीआरआई हूं, तो ऐसे केस में जिस भी रीजन की वजह से मेरा असेट या लाइबिलिटी या कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनेगा, दोस्त याद रखना एक बात, मैंने करंट नहीं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किया. एक और एग्जांपल देता हूं. सनी जो कनाडा में रहती है, आज इंडिया में आके इंडिया में जमीन खरीद रही है, इंडिया में बिल्डिंग खरीद रही है, तो वो है पीआरओआई क्योंकि इंडिया के बाहर रह रही है, बट इंडिया के अंदर एसेट या लायबिलिटी एक्वायर कर रही है, तो ऐसे केस में भी उसको करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे. मैं रिपीट कर देता हूं. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शन जिसमें किसी पीआरआई का इंडिया के बाहर एसेट लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी बन रहा है. मैंने बोला इंडिया के बाहर एसेट लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी बन रहा है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, प्लीज मेरी बात सुनना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की प्लीज मेरी बात सुनना और बहुत फोकस से मेरी बात सुनना कि फ्रेंड्स, किसी भी एसेट या लाइबिलिटी, किसी पीआरओआई का इंडिया में एसेट या लाइबिलिटी बन रहा है, तो बेटा ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या मानेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानेंगे. रिपीट कर लेता हूं. मैंने बोला मैं एक पीआरआई हूं, हां जी, मेरा बाहर एसेट लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी. व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी? समझो कुछ मैटर वेटर हो गया है, मैंने किसी को गारंटी दी है इंडिया के बाहर, अगर उसने नॉन कंप्लायंस किया तो मेरी गारंटी ट्रिगर होगी, तो इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. तो मैंने बोला अगर मेरा एसेट, मेरा लाइबिलिटी, मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी इंडिया के बाहर क्रिएट हो रहा है, मैं पीआरआई हूं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे. बार बार लगातार नहीं होता. अगर कोई बाहर का बंदा, यानी इंडिया के बाहर का बंदा इंडिया के अंदर एसेट्स या लायबिलिटी क्रिएट करेगा, तो ऐसे केस के अंदर उसको भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं. अब अपन लोग पता है क्या करते हैं? अपन लोग हमेशा ऐसा इमेजिन कर रहे कि मैं यहां बैठा हूं और मेरा इंडिया के बाहर एसेट लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो कैपिटल है. कोई बाहर बैठा है और इंडिया में एसेट लायबिलिटी बन रहा है, तो वो उसका ट्रांजैक्शन को कैपिटल बोलोगे. ऐसा मत करो. अब मैं जो बोल रहा हूं इमेजिन करो, मैं यहां पे बैठा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं. अरे हाँ या ना, मैं यहां पे बैठा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं. सुनना, मैंने दुबई में एक फ्लैट खरीदा. बोल कौन सा ट्रांजैक्शन है? बोलो कौन सा ट्रांजैक्शन है? बोलो. कैपिटल. मैंने मैंने दुबई बैंक से लोन लिया, यहीं बैठा हूं मैं, बट मैंने लोन लिया वहां से. कैपिटल. सिंपल, कूल, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. बट ट्रिगर क्या हुआ? ट्रिगर ये हुआ. बट अभी थोड़ा एग्जाम्पल डिटेल में जाता हूं. समझो मैं फ्लाइट पकड़ के दुबई में जॉब करने चला गया. सुना मैंने क्या बोला? दुबई में जॉब करने चला गया. चलो बताओ, अगर मैं दुबई में जॉब करने चला जाऊं, मेरा स्टेटस पीआरआई की पीआरओआई रहेगा? बताओ, पीआरआई की पीआरओआई रहेगा? बोलो बबुआ, पीआरआई की पीआरओआई रहेगा? नहीं बोलना नहीं, मुंह बंद करके बैठना है. पीआरआई की पीआरओआई रहेगा. डेफिनेटली इट विल बी पीआरओआई. मैं चला गया दुबई ना जॉब करने के लिए, मैं बाहर चला गया, दुबई चला गया. मेरी बात सुनना, मैं बाहर चला गया, मैं बन गया पीआरओआई. वहां बैठे बैठे अब इंडिया में फ्लैट खरीद रहा हूं. ये देख, ये ट्रिगर हो गया. मैं पीआरओआई बन गया और मैंने इंडिया में एसेट लिया. तो नेवर इमेजिन पीआरओआई एज एन इंडिया वाला या बाहर वाला. सिर्फ मुझे इमेजिन करो, आंखें बंद करके, सिर्फ जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो. समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? आप मुझे इमेजिन करना, कभी भी ये सब पढ़ाई करोगे तो याद रहेगा. आप सिर्फ मेरे को इमेजिन करना जब भी ये सब पढ़ाई करोगे तब. कूल बात है? बताओ, कूल बात है? एकदम बढ़िया वाली बात है भैया,
एकदम चिल वाली बात है। देखो आप लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। सही बात है। तो ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब मेरी बात सुनना, एग्जाम्पल इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, मेरी बात सुनना। सबसे पहले हमको पढ़ना है सबसे पहले हमको पढ़ना है परमिसेबल ट्रांजैक्शन फॉर पीआरआई। सुना मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या पढ़ना है भैया? परमिसेबल ट्रांजैक्शन फॉर पीआरआई, यानी पीआरआई कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा, परमिसेबल ट्रांजैक्शन फॉर पीआरओआई, यानी पीआरओआई कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन ऑन विच रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी इम्पोज्ड, एंड लास्ट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन फिर करना अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें हमको अभी पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है। चलो 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 जी। अब सबसे पहले मैं शेड्यूल 1 के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, परमिसेबल ट्रांजैक्शन फॉर पीआरआई। यानी अगर आज तुम्हारा बिप्पू भैया इंडिया के अंदर बैठा है तो इंडिया के बाहर या तो एसेट्स या तो लायबिलिटी या तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है। सुना मैंने क्या बोला? या तो एसेट या तो लायबिलिटी या तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है। एसेट लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है। एसेट लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है। एसेट लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, एसेट लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है। गुड टू गो, एकदम गुड टू गो हो? बताओ बताओ, एकदम बढ़िया वाली बात है, एकदम सॉर्टेड वाली बात है। अब बिप्पू भैया इंडिया में बैठे हुए, बिप्पू भैया इंडिया में आके बैठे हुए और भैया इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, परमिसेबल है। अगर वो इंडिया से बाहर से लोन लेना चाहते तो अलाउड है बेटा। वो किसी को गारंटी देना चाहते हैं तो अलाउड है। देखो मेरा एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एरोस में आप बहुत सारी चीजें देखते हो, आप एरोस में बहुत सारी चीजें देखते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा हूं। सर या तो वो इंपोर्ट कर रहा है या तो एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो एरो दोनों बाजू है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आवन जावन होता रहेगा। या तो बेटा वो किसी को लोन दे रहा है या तो बेटा वो एफसी अकाउंट मेंटेन कर रहा है। एफसी अकाउंट मेंटेन करने का मतलब क्या? फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करना है। दोनों बाजू एरो, ले दे दोनों सकता है बेटा। फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहा है, प्रीमियम भर रहा है, तो भैया ऑब्वियसली बात है पैसे बाहर जाएंगे। सर या तो वो पैसे किसी को बाहर भेज रहा है, कभी कभी भेजता है। सर या तो भैया वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है इंडिया के बाहर। ये सारे ट्रांजैक्शंस करना अलाउड है डेफिनेटली। ये सब याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, आप इसको याद नहीं कर सकते हो, बट मोटा मोटा याद रखना। एसेट लायबिलिटी 3-4 आइटम याद रखोगे तो अगर एग्जाम में पूछा ना ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन जो पीआरआई कर सकता है एसेट लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट करने में, तो आपको 3-4 तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। इसके बाद मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। अभी मैंने बोला कि भैया कोई बंदा बाहर बैठा है, कोई बंदा बाहर बैठा है। एग्जांपल ये जॉनी, ये बाहर का है, कैसे मालूम पड़ेगा बेटा? उसकी बाल देखो, बाल उसके ब्लॉन्ड है ये बाहर का, ठीक है। ये पीआरओआई ये बाहर का है। अच्छा, अब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया के अंदर, एसेट्स खरीदना चाहता है इंडिया के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर चलेगा, इंडिया में पैसा भेज रहा है, या इंडिया के डेरिवेटिव्स कॉल पोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब में अगर माल कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे केस में बेटा आप लोग को एक और बात याद रखनी पड़ेगी, एकदम बुद्धि में डालनी पड़ेगी, ये ट्रांजैक्शंस अलाउड है। अगेन इसको, ये तो है ही 4-5, इसको याद रखना है, मतलब रखना है। अब कुछ नोट है जो याद रखना पड़ेगा, आ जाओ। सबसे पहले लिखा है कि पीआरआई का मतलब है पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया may draw forex not more than $250,000 per financial year of such amount decided by RBI for CAT। मतलब मैंने सेकेंड पॉइंट में समझाया। मतलब ये बोला जा रहा है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 माने सारे के सारे जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो तुमको मैंने अभी बताए, प्लस जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी शेड्यूल 1 में बताया, यानी ये वाले ट्रांजैक्शन
ये सबको मिलाकर लिमिट $2.5 लाख है। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया आपने। आपने पहले बताया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, ये आपने बताया कि एक स्कीम है जिस स्कीम का नाम है LRS। LRS का मतलब है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। फिर आपने मुझे फॉर एन इंडिविजुअल आपने कुछ ट्रांजैक्शन सिखाए जिसका शॉर्ट फॉर्म वीर गीत स्टडिंग MS है, ठीक है। इसके बाद आपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है वो समझाया, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बाद आपने मेरे को यह सिखाया कि देख कोई भी PRI इंडिया के बाहर एसेट लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, उसका लिस्ट है, उसमें खर्चा करेगा। वो खर्चे का लिमिट भी कितना डाल दिया है, $2.5 लाख डाल दिया। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो भी खर्चे करंट अकाउंट के शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है वीरगीत स्टडिंग MS प्लस जो अभी तुमको मैंने शेड्यूल 1 पढ़ाया, यानी ये दोनों का सबस्यूम यानी दोनों का टोटल आप $2.5 लाख के ऊपर नहीं करोगे। अगर तुमने $2.5 लाख के ऊपर किया तो ऐसे केस के अंदर आपको बुद्धि में याद रखना है, अगर $2.5 लाख के ऊपर किया तो आपके बुद्धि में याद रखना है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आप $2.5 लाख क्या, आप तो 8 आना भी नहीं खर्चा कर सकते हो, यानी एक भी रुपया आप ऐसी कंट्रीज को नहीं दोगे जो कंट्री FATF के पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती है। बेटा FATF क्या होता है, FATF एक ऐसा आप समझ सकते हो कि एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिनका काम पता है क्या होता है, जिनका काम होता है कि पूरे देश में AML माने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और रोकने के साथ साथ जो भी KYC के नॉर्म्स उसको फुलफिल करना, और काउंटरफीटिंग टेररिज्म को रोकना। काउंटरफीटिंग टेररिज्म का मतलब भैया आतंकवाद, ये सब रोकना। FATF के बहुत सारे कड़क नियम है, ये भाई जो भी फॉलो नहीं करेगा उसको $2.5 लाख क्या, उसको एक भी शेयर देने का नहीं, एक भी शेयर देने का नहीं, एक भी शेयर नहीं देने का। समझा मैंने क्या बोला? हो गया। चलो प्रोहिबिटेड कैट पढ़ेंगे। प्रोहिबिटेड कैट का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन, यानी जो मैंने कहा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो आप नहीं कर सकते, ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो आप नहीं कर सकते, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा, आप नहीं कर सकते कार ऑफ तमिलनाडु, आप ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कौन से? कार ऑफ तमिलनाडु, कार ऑफ तमिलनाडु। कार का मतलब क्या हो बेटा, C फॉर क्या हुआ, C फॉर चिट फंड, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रियल एस्टेट, T फॉर TDR, N फॉर निधि। C फॉर चिट फंड, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रियल एस्टेट, T फॉर TDR, N फॉर निधि। अब TDR पढ़ाने को बेटा मेरे को आधा घंटा लगता है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज TDR, यू कैन गो एंड गूगल एंड सी। TDR इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट बाय द वे, ठीक है। तो ये आप आराम से बैठ के देखना, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को टाइम परमिट नहीं करना। यहाँ पे आप रिवाइज करने आए हो, ये वो बच्चों के लिए जो लोग या तो एक बार पढ़ चुके हैं और उनको फिर से याद करना है, या ये वो बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये लेक्चर उसके लिए। TDR समझने के लिए बेटा तुमको पूरा कोर्स देखना पड़ेगा। अभी पूरा कोर्स तो हम तुमको बता नहीं पाएंगे ना कि TDR क्या होता है, कैसे होता है, FSI क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं, वो सब कैसे आता है। रियल एस्टेट की पूरी बिजनेस है जो मैंने रेगुलर क्लास में डिस्कस करा हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी फिरंग यानी PROI, कोई भी बाहर का व्यक्ति इंडिया के बिजनेस में, पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटर में पैसा लगा नहीं सकता। जो भी बंदे बिजनेस करते हैं, कार ऑफ तमिलनाडु, C फॉर चिट फंड, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रियल एस्टेट, T फॉर ट्रेडिंग इन TDR एंड N फॉर निधि कंपनी। ये सब करना अलाउड नहीं है, ये सब करना अलाउड नहीं है। कोई भी PROI ये सब में पैसा डाल नहीं सकता। कौन से में पैसा डाल नहीं सकता? कार ऑफ तमिलनाडु में पैसा डाल नहीं सकता। C फॉर क्या है सर? C फॉर चिट फंड, A फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, R फॉर रियल एस्टेट, T फॉर TDR, N फॉर निधि कंपनी। बराबर है। अच्छा, अब मेरी बात याद रखना, रियल एस्टेट में क्या चीजें नहीं आएगी, रियल एस्टेट में क्या चीजें नहीं आएगी। नंबर वन रीट। रीट का मतलब भी अगर मैं भी बताऊंगा नहीं, रीट का मैंने डिटेल में मतलब बताया। रीट क्या होता है?
एक एक लेक्चर बड़ा निधि, ये चैप्टर पढ़ाने के लिए करीब करीब, मैं आपको रेगुलर लेक्चर की बात कर रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 30 आवर्स हमने सिर्फ यही डिस्कस किया हुआ है। मतलब डिटेल में, बहुत डिटेल में जाते हैं हम लोग, बिकॉज जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम का आता है। बट खैर अभी मैं तुमको उतना करा दूंगा, आप मस्ती में एग्जाम पास हो जाओगे। एग्जाम पास होना है, आ जाओ करा दूंगा, बट ऑब्वियसली बात है लाइफ में पास होना है तो आपको पूरा पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली बहुत हम डिस्कस करते हैं। रीजन प्रैक्टिकल डिस्कस करने का, क्योंकि आप लोग को फुल फ्लेजेड नॉलेज मिलना चाहिए व्हेन एवर यू आर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स। बट खैर अब यहां पर आ जाओ, अभी जो रिवीजन हो रहा है ये भी आपको फुल फ्लेजेड ओवरव्यू दे देगा कि भाई कॉन्सेप्ट में क्या है कैसा है। चलो मैंने बोला जब मैं रियल एस्टेट बोल रहा हूं, रियल एस्टेट में क्या नहीं आएगा, रियल एस्टेट में रीट नहीं आएगा, रियल एस्टेट में डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप नहीं आएगा। अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई में एक जगह है डोंबिवली, वहां पे एक सिटी है पलावा, ठीक है। अगर आप कोलकाता से हो तो वहां पे एक बिल्डर है श्रीराम बिल्डर, एक्चुअली साउथ का है, बट उन लोग एक श्रीराम टाउन बना रहे हैं। टाउनशिप का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे मल्टीपल विंग्स होना, ABCDEFG, और इतना बड़ा एरिया बनाना कि जिसके अंदर मॉल भी खुद का हो, उनके अंदर पुलिस चौकी भी खुद की होती है, तो उसको डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप बोलते हैं। बहुत पैसा लगता है ऐसे टाउनशिप बनाने को। और दूसरा, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रेमाइसेस रोड ब्रिज के लिए हो रहा है तो उसको रियल एस्टेट में नहीं गिनेंगे। मजाक देखो क्या मजाक करके रखा है। सब मेन चीज जहां पर बहुत सारा पैसा चाहिए वो सब चीज रियल एस्टेट के डेफिनेशन से हटा दिया है। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो PROI पैसा डालेगा नहीं। समझा मैंने क्या बोला? मैंने आज बोला अगर कोई भी बंदा फिरंग है वो कार ऑफ तमिलनाडु में इन्वेस्ट नहीं करेगा। C फॉर चिट फंड, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रियल एस्टेट, T फॉर TDR, N फॉर निधि कंपनी। अब बोला कि रियल एस्टेट को देखते वक्त रीट को नहीं गिनोगे, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप को नहीं देखोगे, मतलब PROI यानी फिरंग इसमें पैसा लगा सकता है, रीट में पैसा लगा सकता है। एंड भैया कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रीमाइसेस रोड ब्रिज, इसमें भी पैसा लगा सकता है। अच्छा ये हो गया पहली बात। दूसरा नोट बोलता है कोई भी PROI बिजनेस ऑफ चिट फंड में पैसा नहीं लगा सकता। हाँ वो तो हमने देखा, बट ही कैन पार्टिसिपेट इन चिट फंड। भाई बहुत डिफरेंस बता रहा हूं मैंने बोला वो धंधा, चिट फंड के धंधा बनाने में पैसा डालेगा नहीं, बट चिट फंड में एज अ पार्टिसिपेंट ही कैन टेक पार्टिसिपेशन इन द चिट फंड। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो बिजनेस चालू करने में पैसा डालेगा नहीं, बट इफ ही वांट टू एक्ट एज अ पार्टिसिपेंट, डेफिनेटली ही कैन एक्ट एज अ पार्टिसिपेंट। डेफिनेटली ही कैन एक्ट एज अ पार्टिसिपेंट, बट एज अ पार्टिसिपेंट बनने के लिए आपको RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और सिंस चिटफंड एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्टर ऑफ चिटफंड से परमिशन लोगे। ओ माय गॉड, क्या बोला फिर से बोलो। मैंने बोला PROI बिजनेस ऑफ चिटफंड में पैसा डालेगा नहीं, बट अगर वो चाहे तो पैसा लगा सकता है। कहां लगा सकता है? मेरी बात सुनना, पैसा लगा सकता है। कहां पैसा लगा सकता है? एक ऐसा चिटफंड में वो एज अ बिजनेसमैन नहीं बट एज अ पार्टिसिपेंट पैसा लगा सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए। ठीक बात है। इसके बाद मैंने बोल दिया कि देखो कोई भी नो PRI, कोई भी PRI यानी हम लोग इंडियंस कोई भी PRI, कोई भी बंदा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। कैसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों के साथ जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हो। ये सर कौन सा देश है बेटा? एप्पल कट वाला जो देश है ना बेटा, एप्पल कट, जिसका जो प्रदेश का जो सबसे बड़ा आदमी है वो एप्पल कट करके जो घूमता है ना। सर किसकी बात करो बेटा? मैं नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं। सरकार ने बोला है कोई भी इंडियन नॉर्थ कोरियन कंट्रीज के लोगों के साथ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करेगा नहीं। और जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया, अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन चल भी रहा है 180 दिन के अंदर उसको समेट लेना है। बट अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह समझा दिया कि सर जी इसको समेट लेंगे तो मेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा, तो CG उसको आगे चलाने का भी अप्रूवल दे देगा। आई होप आप समझ गए। ये वो ट्रांजैक्शन से जो आपको करने नहीं है, दीज आर दी प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सुना मैंने क्या बोला? ये क्या है सर? ये है प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अच्छा, आपने पूरे चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी, हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? किसी को पे करना, किसी को उधार में देना, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना,
या नेगोशिएट करना बिल्स ऑफ एक्सचेंज या पेमेंट आना, ये सब का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। तो खैर इतना दिमाग नहीं लगाना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब पैसा आना जाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना, सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना, ये हुआ। अब आता है भैया फोर्से। फोर्से थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। फोर्से थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मेरी बात सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? फोर्से थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो कृपया करके अपना ध्यान बनाए रखना, फोर्से थोड़ा ध्यान देना। फोर्से का मतलब क्या होता है? फोर्से का मतलब होता है फॉरेन सिक्योरिटीज। फोर्से का मतलब क्या होता है? फोर्से का मतलब होता है फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? फॉरेन सिक्योरिटीज का सीधा मतलब ये होता है कि बेटा जी, आपका सिक्योरिटी जब भी, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो डिबेंचर हो, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में, ये पहला कंडीशन है। एंड लिखा है मतलब प्लस, कंपलसरी है इसके बाद, उसका रिडम्पशन या रिटर्न फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, या तो इंडियन करेंसी हुआ तो भी चलेगा। शिट, क्या बोला? ध्यान दे। क्या बोला? शिट, ध्यान दे, ध्यान दे। तुझे मैंने क्या बोला? ध्यान दे। मैंने बोला फोर्से का मतलब क्या होता है? फोर्से का मतलब क्या होता है? फोर्से का मतलब होता है फॉरेन सिक्योरिटीज। फोर्से का मतलब क्या होता है? मैंने वापस से बोला, फोर्से का मतलब क्या होता है? फोर्से का मतलब होता है फॉरेन सिक्योरिटीज, बराबर है। फोर्से का मतलब क्या होता है बता? फोर्से का मतलब होता है फॉरेन सिक्योरिटीज, बराबर है। कोई भी स्टॉक, कोई भी डिबेंचर, कोई भी स्टॉक, कोई भी डिबेंचर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी जो तूने आज तक पढ़ा है, उसमें डिनोमिनेशन कंपलसरी फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। उसका रिडम्पशन है रिटर्न, या उसका जो रिटर्न है वो फॉरेन करेंसी में हुआ तो भी चलेगा, इंडियन आईएनआर में हो तो भी चलेगा। समझ, इधर देख। एग्जाम्पल नंबर 1, केस नंबर 1, डॉलर डिनोमिनेटेड है, रिडम्पशन भी डॉलर डिनोमिनेशन हो रहा है। सुन 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 सुन, रुक 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 रुक, अरे यार ये रुक क्यों रहा है? हाँ, बहुत हैवी फाइल है बेटा। हाँ जी, डॉलर डिनोमिनेटेड है, रिडम्पशन भी डिनोमिनेशन डॉलर में है और रिटर्न्स भी डॉलर में, फॉरेन करेंसी है। बेटा याद रखना, डिनोमिनेशन इन फॉरेन करेंसी इज इंपॉर्टेंट। रिडम्पशन इन रिटर्न कोई भी करेंसी में हो तो फर्क नहीं पड़ता। देखो सेकंड वाला केस देखो, ये कंपलसरी है, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। डॉलर, डॉलर रुपी, रिटर्न रुपी में आ रहा है, चलेगा। रिडम्पशन रुपी में आ रहा है, चलेगा ना। बट डिनोमिनेशन हमेशा डॉलर में होगा। देखो केस नंबर 4 देखो भाई, इवन इफ रिटर्न एंड रिडम्पशन डॉलर में आ रहे हैं बट सिंस डिनोमिनेशन रुपी में, सॉरी डार्लिंग, ये फोर्से नहीं है। फोर्से बनने का सबसे प्राइमरी रूल यही है कि इट शुड बी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। रिटर्न एंड रिडम्पशन फॉरेन करेंसी में आए तो भी चलेगा, आईएनआर में आया तो भी चलेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल था। फोर्से इंपॉर्टेंट है। फोर्से का मतलब होता है फॉरेन सिक्योरिटी जिसका डिनोमिनेशन कंपलसरी फॉरेन करेंसी में होगा। कंपलसरी फॉरेन करेंसी में होगा। रिपीट करता हूं, कंपलसरी फॉरेन करेंसी में होगा। बट यस, उसका जो रिटर्न्स भी है कोई भी करेंसी में चलेगा, उसका रिडम्पशन भी जो है वो भी कोई भी करेंसी में चलेगा। आप लोगों को एकदम अच्छे से ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद भैया आएगा एडजुडिकेशन अपील, जो सेक्शन 16 से लेकर 35 है। ये जो पार्ट में डिस्कस करूंगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस सुन लो और ओवरव्यू ले लो कि देखो इसको ऐसे ऐसे चलाना होता है, ठीक है। तो जरा डिटेल में इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलेगा। बट यस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में तुमको जस्ट 1-2 मिनट पहले बताया। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे एडजुडिकेशन एंड अपील की बात हो रही है, यानी अगर आप किसी भी रीजन के वजह से पकड़े गए हो या आप लोगों से कुछ गलती हो गई है, फेमा का नॉन कंप्लायंस हो गया, तो ऐसे केस के अंदर क्या, कैसे, कब, किसके पास जाएगा, कौन मैटर कहां पर लेकर के जाएगा, ये कॉन्सेप्ट वो कहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है भैया क्या करने का, भैया टू अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी
वो हर एक इंसान के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, बैंड बजा सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि किसी भी तरीके से उस इंसान ने फेमा का उल्लंघन किया है। अब मेरी बात याद रखना कि दे हैव पावर टू होल्ड इंक्वायरी एंड इट विल बी डन अगेंस्ट एनी कंप्लेन, यानी किसने अगर कंप्लेंट करी है तो उन लोग जाएंगे। बट याद रखना, अगर हम किसी भी सामने वाले बंदे पे पेनल्टी लगा रहे हैं रिलेटेड टू फेमा, तो उसको हमेशा OBH यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसको हम OBH देंगे, पूरा पक्ष रखने का मौका देंगे, और वो हो जाने के बाद फिर वो बंदा क्या कर सकता है, हम फिर डिसाइड करेंगे सामने वाले पेनल्टी लगानी की छोड़नी है। याद रखना, अगर हम माने एडजुडिकेट अथॉरिटी के पास पूरी पावर है दैट दे कैन डिमांड उस बंदे से, जिस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, कि भाई एक मेरे को क्या कर दो, एक गारंटी या बॉन्ड पेपर दे दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चल रही है। व्हाट इफ तुम एब्सकॉन्ड कर गए, एब्सकॉन्ड का मतलब व्हाट इफ तुम देश छोड़कर भाग गए, तो तुम एक बॉन्ड में, एक गारंटी में क्लिक करके दो कि आप कहीं पर भागोगे नहीं। जब मैं इंडिया में बॉन्ड की बात करता हूं, दे एक्चुअली टेक मनी एंड यू टेक मनी एंड एक बंदे से साइन करवा लेते हो कि भाई अगर ये भागा तो तू गया। तो इस तरीके से काम चलता है। तो नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है टू अपॉइंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पूरी पावर है कंप्लेंट मिलने के बाद दे कैन होल्ड एन इंक्वायरी। पेनल्टी भी लगा सकती है, पेनल्टी लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। एक बात याद रखना, उनके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पूरी पावर है कि वो किसी भी इंसान को बॉन्ड पेपर या गारंटी वारंटी ले ले, और ले लेने के बाद बेटा फिर उसको थोड़ी सी रियायत दे सकते हैं। हम जानबूझ के ये सब बॉन्ड मांगते हैं सो दैट सामने वाला व्यक्ति एब्सकॉन्ड ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से एम्पावर्ड है दैट दे कैन सेट अप स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, और ये एंटरटेन करेगा उन सारी अपील्स को जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट देना है। याद रखना, यहां पर वो व्यक्ति अपील कर सकता है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसके ऊपर पेनल्टी लेवी करी है, वो एक अपील फाइल कर सकता है विद फीस, और ये 45 डेज के अंदर होना है। यानी आपका मैटर चालू होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और आप अपील कर सकते हो स्पेशल डायरेक्टर के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है। बट अगर याद रखना, यू हैव अ पावर टू अपील टू द ट्रिब्यूनल। आपको मैंने बताया है वी हैव फेमैट जिसके पास ये पावर है। तो यहां पर क्या बोला, अगर कोई व्यक्ति एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से भी नाखुश है, या तो कोई व्यक्ति स्पेशल डायरेक्टर से भी नाखुश है, तो वो 45 डेज के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करेगा। बट आपको शायद पता ही होगा, अगर आप 45 डेज के अंदर नहीं पहुंच पाते हो और आपके पास सफिशिएंट कॉज होता है, तो आपका मैटर फिर भी ट्रिब्यूनल एंटरटेन कर सकता है। रिमेंबर वन मोर थिंग, आप लोगों को डिपॉजिट करनी पड़ सकती है कुछ पेनल्टी अमाउंट अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो। अब जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल या तो कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेट असाइड करेगा। मैंने बोला ट्रिब्यूनल कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेट असाइड करेगा। कंफर्म का मतलब है जो कहा है सही कहा है, मॉडिफाई का मतलब चेंज, और सेट असाइड का मतलब है कि भैया ये जो डिसीजन लिया गया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो स्पेशल डायरेक्टर, ये तो बेकार है, हटाओ इसको, मैं अब नया चीज बोलता हूं। तो ट्रिब्यूनल सामने वाले पार्टी को कोई भी डिसीजन सुनाने से पहले, चाहे वो कंफर्मिंग हो, मॉडिफाइंग हो, सेटिंग असाइड हो, कंफर्मिंग हो, मॉडिफाइंग हो, सेट असाइड हो, कुछ भी करने से पहले बेटा पार्टीज क्या करेगी, पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो मैटर को 180 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगी। 180 दिन का उनके ऊपर बार लगा दिया है सो दैट जस्टिस बहुत टाइम पे हम लोग दे पाए। एक और चीज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, वी कैन अपील टू दी हाई कोर्ट। याद रखना, अच्छा अगर 180 दिन में नहीं हो तो फिर टेल द रीजंस आल्सो व्हाई 180 दिन में सेटलमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अगर कोई भी बंदा एपेलेट ट्रिब्यूनल से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, और उसको जाना है 60 डेज के अंदर अंदर। याद रखना, हाई कोर्ट के अंदर आपको हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होगा वही होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। सर वो उसने उस पर केस किया, ये उसके पास गया था, ये इतने बजे हुआ, दिस इज नोन एज लॉ, दिस इज नोन एज फैक्ट्स। फैक्ट्स के बिना पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भैया हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। बट अगर आपको लॉ ही नहीं समझ रहा है, लॉ का एकदम अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है, तो जाकर आप हाईकोर्ट के पास आओ, हाईकोर्ट आपकी पूरी मदद करेगा। ये तो भैया ट्रिब्यूनल वाली बात होगी जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में भी आपको बताया था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते देखो, आपको मैंने बता के रखा हुआ है,
ईडी जो है, ईडी पे इन्वेस्टिगेट करने की पूरी ताकत ईडी के पास है। तो देखो सीजी क्या कर सकता है, सीजी डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। सीजी ये सब पोजीशंस है, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। सीजी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू अपॉइंट ऑल दीज पीपल। सीजी हैज ऑल्सो पावर कि वो कोई भी अफसर, कस्टम का, एक्साइज का, पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है कि भैया हम फेमा के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप हमारी हेल्प करो, तो बिल्कुल ऐसा बोल सकता है। तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, और डायरेक्टर के अलग अलग नाम भी दिया है, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, ठीक है। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर भी दे सकता है किसी भी कस्टम ऑफिसर्स को, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को कि भैया आपको ईडी जैसा काम करना है, या तो इन्होंने फेमा के प्रोविजंस के ऊपर उल्लंघन किया है, कृपया करके आप क्या करो, कृपया करके आप लोग एक्शन लो। याद रखना कभी भी कोई भी बंदा अगर फॉरेक्स के केस में फंस रहा है ना, उसकी हम तबीयत से बैंड बजाएंगे। कोई भी बंदा अगर फॉरेक्स के केस में फंस रहा है तो हम उसकी तबीयत से बैंड बजाएंगे। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, मेरी बात सुनना बेटा जी। बेटा जी मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ईडी प्लस कोई भी ऐसा अफसर जो एडी के रैंक के नीचे नहीं है, या कोई भी ऐसा अफसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई बोलेगा, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन उसी तरीके से होगी जैसा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेट क्या और कैसे होगा, तो देखना अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रवीन करता है फेमा के प्रोविजंस, तो अगर वो क्वांटिफाइबल है तो उस पर 3x पेनल्टी लगाएंगे, अगर क्वांटिफाइबल नहीं है तो 2 लाख रुपया, और अगर कंटिन्यूअस वाली काम किया है, मतलब कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, तो 5,000 रुपया प्रतिदिन का पेनल्टी लगाएंगे। अब जब मैं कॉन्ट्रवेंशन बोलता हूं तो कॉन्ट्रवेंशन मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, फॉरेक्स, फॉरसे, इमोरल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर एक्वायर कर रहा है, और उसका जो वैल्यू है, जो एग्रीमेंट वैल्यू है, वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है, तो यहां पर बोल रहा है जो भी कॉन्ट्रवेंशन होगा उसका 3x लेंगे। दूसरा, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लिख कर दे रहे हैं भैया, रीजंस लिख के दे रहे हैं कि भैया सामने वाले की हम किस तरीके से बैंड बजाएंगे, तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जो डीओई है, मतलब फॉर एग्जांपल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पूरी पावर है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को बोलने के लिए कि देखो साहब मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, आप जरा इस पर एक्शन ले लो। अगर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को ये लगता है कि हाँ यार ये तो गड़बड़ वाला बंदा है, डायरेक्टली उसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है डायरेक्टली क्रिमिनल केस क्यों करे, ये तो सिविल मैटर है बेटा। समझना बेटा, फॉरेक्स एक देश की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट संपत्ति है, और अगर आप उसके साथ हेराफेरी कर रहे हो तो सरकार उसको क्रिमिनल नेचर मान रही है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज बोला गया, अगर आपने एक्वायर किया है फॉरेक्स, इमोरल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तो आपको जेल भी हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 5 years। सर ये तो सेम हो गया, ये भी सेम है और ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहां पर दोनों भी पॉइंट पे पॉइंट अलग है, खाली कॉन्ट्रवेंशन करोगे तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 3x ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन, एंड यू विल बी ऑल्सो लाइबल फॉर जेल फॉर 5 years। अच्छा, कोई भी कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर फेमा, यानी कि सीधी बात है, अगर आपको कोई भी केस चालू करना है तो आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, और फाइल करने के बाद जिसके पास भी जाएगा वो डायरेक्टर लेवल का होगा, डायरेक्टर लेवल के नीचे का बंदा नहीं चलेगा। अगर मैं तुम लोग को क्विकली इसको समराइज कर दूं, किसी भी व्यक्ति ने देश के बाहर फॉरेक्स, फॉरसे या प्रॉपर्टी एक्वायर की है, थ्रेशोल्ड एग्रीमेंट वैल्यू उसका बहुत ज्यादा है थ्रेशोल्ड से, तो उसको 3x ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन का पेनल्टी भरना पड़ेगा, एंड प्लस आप लोगों को जेल हो सकती है 5 साल तक। याद रखना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पूरी पावर है रीजंस राइटिंग में लिख कर देने को। किसको लिख करके देगा, वो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डीओई को लिख कर देंगे, डीओई फिर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाएगा। कभी भी कंप्लेंट वगैरह कुछ भी करोगे तो कोर्ट पे पहले जाना नहीं, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास मैटर जाएगा, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या असिस्टेंट डायरेक्टर ये सब मैटर को आगे लेकर जाएगा। सर ये तो आपने बता दिया अगर गलती किसी इंसान ने करी है, व्हाट इफ अगर गलती किसी कंपनी ने करी है, तो गवर्नमेंट ने सिंपल बात बोली है, अगर कोई भी फेमा का कॉन्ट्रवेंशन हुआ है और वो कंपनी ने करा है, तो जो भी पर्सन उससे रिलेटेड है, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और अगर वो डायरेक्टर, मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी ये प्रूव कर देता है कि भैया ये मेरे नॉलेज के मतलब दिस वाज डन बट दिस वाज डन विदाउट माय नॉलेज, तो ऐसे केस के अंदर बेटा जी आप एकदम मस्ती से क्या कर सकते हो, बच के निकल सकते हो। सर जी बात करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। कंपाउंडिंग का मतलब 1000 बारी आपको सिखा दिया है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंस्टेड आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट में क्या मिले, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जैसा तारीख मिलते हैं इंसाफ नहीं मिलता। तो बेटा अब क्या कर सकते हो ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर,
व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, उनके पास जाके क्या बोल सकते हो, देखो साहब मैं अपनी गलती मानता हूं, जो भी पेनल्टी बनती है पेनल्टी ले लो और मैटर को रफा दफा करो। यहां पर पैसा देने का मतलब ये नहीं है यू आर गिविंग ब्राइब, यू आर एक्चुअली पेइंग द फाइन विच इज देयर इन द लॉ। मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन, जो भी उस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो आप भर देते हो और भर के मैटर ऑफ हो जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए। कंपाउंडिंग करने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। छोटे छोटे पैराग्राफ है, अगर आप मॉड्यूल भी खोलोगे इंस्टीट्यूट का आपको दिख जाएगा। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक और चीज लिखा हुआ है आरबीआई। देखो आरबीआई का स्ट्रक्चर यहां पे समझाया गया, व्हाई दे हैव एक्सप्लेन्ड आरबीआई का स्ट्रक्चर। मेरी बात समझना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था आरबीआई के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है फेमा का रेखा जोखा करने का या ध्यान देने का। इसलिए बेटा आरबीआई के अंदर हमने ये बोला कि देखो इसके अंदर ऑफिशियल डायरेक्टर होंगे, फुल टाइम गवर्नर होंगे, गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, प्लस 4 गवर्नर्स 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे। ठीक है, मैंने फुल लेक्चर में गवर्नर कैसे सिलेक्ट होता है वो सब भी बताया हुआ है, बट मुझे लगता नहीं वो आपको इतना पता होना जरूरी है, अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव में तुमको बता रहा हूं। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे जो गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगा, कम से कम 10 डायरेक्टर होंगे प्लस 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे और अदर 4 डायरेक्टर होंगे। तो ये लोगों का लेखा जोखा बनकर एक टीम बनती है जो आरबीआई को चलाते हैं। अगर ध्यान से देखना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बेटा अल्टीमेटली आरबीआई इज ऑल्सो अ कंपनी, तो आरबीआई को चलाने के लिए भी जैसे कंपनी चलता है वैसे ही कुछ सिस्टम में हम लोग चलाते हैं। तो यहां पर गवर्नर होंगे, डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे, 10 डायरेक्टर होंगे, 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, ये सब लोगों का होना जरूरी क्यों है? ये सब लोगों को लेकर फिर हम लोग क्या बनाते हैं, पूरी टीम और ये सारी चीजें बताने। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसा एक चार्ट भी दिया हुआ है, शुरू होता है सपोर्ट स्टाफ से, फिर आपको प्रमोशन मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन आप लोग फिर डेप्यूटी गवर्नर बनते हो एंड देन गवर्नर बनते हो। एक स्ट्रक्चर है, मुझे लगता नहीं एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बट जैसे कि मेरा अल्टीमेट रन है कि इंस्टीट्यूट के एक भी पेज ना छूटे, अल्टीमेट मैंने वो कर दिया है। और आरबीआई का काम क्या मैंने ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ लिया होगा, तो इसको बस एक बार देख लो। मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेगा, नोट छापेगा, डेवलपमेंट रोल्स भी होते हैं, बैंकर टू द बैंकर होता है। तो ये तो बच्चा पॉइंट है, ये बस आप 1 रीडिंग करना, इसमें इतना फोकस नहीं होना चाहिए, बट हाँ पूछ लिया तो आपको सोने पे सुहागा टाइप हो जाएगा। अब जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार टॉपिक है, मतलब आएगा कि एग्जाम में पता नहीं, बट एज अ प्रोफेशनल यू शुड नो ऑल दिस टफ टॉपिक। क्या लिखा हुआ है? एलटीवी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर। मेरी बात सुनना, कुछ साल पहले मोदी जी की सरकार ने क्या लाया था, बोला था कि भैया अगर आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहते हो और वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियंस, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया में आ सकते हो और इंडिया में आके इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। इसमें बहुत बवाल भी हुआ था, मैं बवाल पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, फुल लेक्चर मैंने पूरा बताया हुआ कि किस तरीके से बवाल हुआ था, क्या प्लानिंग था, यही रिलीजन क्यों लिया गया, बाकी लोग क्यों नहीं लिया गया था, तो वो सब मैंने ऑलरेडी लॉन्ग लेक्चर में बताया हुआ है, फुल लेक्चर में सब डिस्कस हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि भैया अगर आज कोई बंदा जो इंडिया के बाहर रह रहा था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रिपीट करेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रिपीट करेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर आप यहां के रहने वाले थे बट आप थे वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप वहां के रहने वाले थे और आप थे वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, अगर आप हो तो आपको भारत सरकार ने क्या बोला, आप इंडिया में आ सकते हो। भारत सरकार ने आपको क्या कहा भैया, भारत सरकार ने कहा कि भैया आप कहां आ सकते हो, इंडिया में आ सकते हो, बराबर है। अब डेफिनेटली भारत सरकार ने बोला है आप इंडिया में आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप इंडिया में आ सकते हो, बट कुछ चर्चा, कुछ विषय है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप इंडिया में आ सकते हो, बट तुरंत सिटीजनशिप नहीं देंगे। सबसे पहले तो हम आपको वीजा देंगे। आपको शायद पता ही होगा कोई भी देश में जाने के लिए हमको वीजा की जरूरत पड़ती है। मैं तुमको दिखा सकता था मेरा वीजा, थोड़ा टाइम तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको वीजा देखना है कैसे दिखता है, पासपोर्ट में कैसे स्टैम्प फैम लगता है, तो वो सब भी तुमको बताऊंगा नॉलेज के लिए, बट ये सब खत्म होने के बाद बताऊंगा, अभी ये सब जान के तो कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं उनको वीजा दूंगा, भैया आ जाओ भारत देश में, तुम माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, तुम कौन से देश में हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो, तो भैया हम आपको क्या देंगे, हम आपको वीजा दे देंगे। इस वीजा को बोला जाता है लॉन्ग टर्म वीजा। ये जनरली, इस एग्जाम्पल मैं इंडिया में हूं,
मुझे आज दुबई में जाना है, तो दुबई जाने के लिए आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ वीजा मिलेंगे। आपको यूएस जाना है, आपको बहुत अलग अलग टाइप के वीजा मिलेंगे। वीजा के अलग अलग प्रकार होते हैं, बट अगर आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान देश से हो और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, और आपको इंडिया में आना है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने क्या बोला था, आप इंडिया में आके इंडिया का सिटीजन बन सकता है, ये सब बोल दिया था। बट अभी फिलहाल के लिए तुम तुरंत आ रहे हो ना, तो तुम तुरंत आओगे, तो तुमको तुरंत आने के बाद आपको लेना है एलटीवी। एलटीवी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीजा लेना है। अब ऐसे व्यक्ति जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, बट है माइनॉरिटी कम्युनिटी के, आज वो इंडिया में आ रहे हैं, अब तक उनको सिटीजनशिप दी नहीं हमने उनको टेम्पररी बुला लिया एलटीवी के बेसिस पे। एलटीवी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीजा के बेसिस पे उनको हमने बुला दिया है। तो ऐसे केस के अंदर क्या वो लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल, वो एक रेसिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेटली ले सकते हैं, एंड यानी प्लस उन लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी दुकान भी खरीद सकते हैं। याद रखना, ये प्रॉपर्टी लोकेटेड होना चाहिए इन इंडिया, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है रिस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं आना चाहिए। भैया आर्मी के कैंटोनमेंट बोर्ड के वहां पे बना रहे हो, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम वहां पर घर खरीद रहे हो, नहीं चलेगा बेटा। मुझे नहीं पता चलेगा ना बंदा फिर कौन से कम्युनिटी का है, या बंदा रियल में सही बंदा है कि आप समझ रहे हो ना कौन से टाइप का बंदा है, आतंकवाद तो नहीं है। ये सब जगह ये सब चीजों को भी सिक्योर करना भारत सरकार की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट काम थी। तो भारत सरकार ने सिंपल एक बात बोल दिया कि देखो, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो, इन देश में हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान का हो, तो आप एलटीवी लेकर भारत देश में आ जाओ, और आप इंडिया में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हो और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने काम काज के लिए ले सकते हो। याद रखना, आप कहीं पे भी ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करोगे जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एग्जिस्ट करता हो। बट इसके लिए प्रोसीजर है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कर दिया, इसका पूरा आंसर बना दिया। सेकंड पॉइंट, ऐसे व्यक्ति को जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहता है, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर क्या करना पड़ेगा? सोर्स ऑफ फंड, वो पैसे उसने कमाए कैसे, और ये जो पर्सन है ये इंडिया में रह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एलटीवी। यानी अगर उस व्यक्ति को रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उस जहां पे भी वो रह रहा है, जहां पे भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने वाला है, वहां के रेवेन्यू अथॉरिटी को एक डिक्लेरेशन देना है, पैसे कहां से आए हैं, और आप भारत देश में रह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एलटीवी। अब तक आपको नागरिकता नहीं मिली है। उस डिक्लेरेशन के अंदर जब भी आप घर खरीदोगे तो आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, बट उसके अंदर दो चीजें डालना बहुत जरूरी है। एक, आपकी नेशनैलिटी क्या है पहले, मतलब अफगानिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो, ये बताना पड़ेगा। और आपको ये भी उस अग्रीमेंट में बताना पड़ेगा कि अब आप हमारे साथ रह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एलटीवी। मैं रिपीट कर दूं, जब ये शुरुआत में आए थे तो इनको एलटीवी के बेसिस में ही लाए थे, अब बहुत लोग को नागरिकता दे दी गई है, सिटीजनशिप दे दी गई है। चौथी बात, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदा जाएगा, ऐसे व्यक्ति लोग खरीदने के लिए दो चीज होगी। नंबर वन, डिक्लेरेशन देंगे टू द रेवेन्यू अथॉरिटी। नंबर टू, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे व्यक्ति लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के अंदर they will mention that they are staying because of LTV, they are here because of LTV। और नंबर टू, उन लोग क्या बताएंगे डॉक्यूमेंट में, उनकी नेशनैलिटी। अब मैं ये बोल रहा हूं, बाद में कभी भी मालूम पड़ा कि इस बंदे ने एंटी एक्टिविटीज करके पैसे कमाए हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी उन्होंने जो अक्वायर किया है उसको अटैच या कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। और ये जो डॉक्यूमेंट की कॉपी है ना, जो आप घर खरीदने की प्रॉपर्टी है, ये आप डीसीपी या एफआरओ एंड एफआरआरओ को दे सकते हो, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, इनको ये सब सबमिट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर खरीद सकते तो बेच सकते हैं क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेचना आपके हाथ में तब होगा, बोलते हैं आप तब भी बेच सकते हो, इट कैन बी सोल्ड, बट इट कैन बी सोल्ड ओनली अगर वो जो जिसको बेचा जा रहा है वो एक इंडियन सिटीजन है। याद रखना, However, immovable property before acquiring Indian citizenship requires prior permission of DCP या तो FRO या FRRO। रिपीट करूं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला
खरीद सकते हो। हाँ, खरीदने के लिए 2 डिक्लेरेशन एक देना पड़ता है, दूसरा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में आपको दुनिया भर की डॉक्यूमेंट में आपको दुनिया भर की डिटेल्स देनी पड़ती है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग ने क्या बोला, देखो भैया खरीद तो सकते हो, बेच सकते हो क्या? बिल्कुल बेच सकते हो। बेच सकते हो किसी भी इंडियन सिटीजन को ही बेचना, ठीक है। दूसरा, अगर इंडियन सिटीजनशिप आने से पहले, मैंने बोला ना अभी तो लॉन्ग टर्म वीजा मिला है, बट थोड़े टाइम के बाद इनको क्या मिल जाएगा, थोड़े टाइम के बाद इनको इंडिया का नागरिकता मिल जाएगा। तो अगर तुम लोग को नागरिकता मिलने से पहले, अगर आपने क्या किया, नागरिकता मिलने से पहले अगर आपने घर बेचा है तो आपको इन लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। डीसीपी, एफआरओ या एफआरआरओ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये तो हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। यहां पे खरीद सकते हो कि नहीं, बेच सकते हो कि नहीं, अगर आपके पास एलटीवी है तो। एलटीवी का मतलब है लॉन्ग टर्म वीजा। तीसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या एम्बेसी वाले, डिप्लोमैट्स या कॉन्सुलेट जनरल्स, जो बेटा राजदूत बोलते हैं, यानी बाहर के लोग, ठीक है, बाहर के अफसर्स, से एग्जांपल हमारे बहुत सारे आईएफएस ऑफिसर, आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स, इंडिया के बाहर जॉब करते हैं, काम करते हैं। दे ट्राई टू मेंटेन रिलेशनशिप, इंडिया का रिलेशनशिप विद द कंट्री दे आर वर्किंग विद, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना, बाहर के फॉरेन एम्बेसी के लोग, फॉरेन डिप्लोमेट्स के लोग हमारे यहां पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। तो सरकार ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली है, देखो अगर डिप्लोमेट, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी वाले लोग एक इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। नंबर 2, consideration for acquisition of immovable property in India to be paid out funds remitted from abroad through normal banking channel। कहने का मतलब है, आप जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा लाओगे तो आप पैसा लाओगे नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लाओगे, सो दैट वी कैन क्विकली सी योर सोर्स ऑफ फंड, वी कैन क्विकली ट्रैक ऑन कि आपको पैसे कहां से मिले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? गलत एक्टिविटी से पैसे नहीं आए, याद रखना। आप एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस नहीं ले सकते, इवन इफ आप कौन एक डिप्लोमैट हो। अगला सवाल, सर can PROI allowed to purchase immovable property for carrying business on a permitted activity? मैं रिपीट करूं, कोई भी PROI मतलब कोई भी बंदा इंडिया के बाहर रहता है, क्या वो परचेज कर सकता है कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस करने के वास्ते? तो बिल्कुल ऐसा कर सकता है, डेफिनेटली यस कर सकता है, 110% अलाउड है। यानी कोई बंदा बाहर रहता है, इंडिया में एक लेजिबल बिजनेस करने के लिए अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है, बट उसके लिए कुछ कंप्लायंस है। कंप्लायंस नंबर 1, उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है और आरबीआई को सबमिट करना है। यू हैव टू डू इट विद इन 90 डेज ऑफ एक्विजिशन, माने आप पहले खरीद लो, खरीद देने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर आरबीआई को बता दो कि साहब देखो मैंने ये सारी चीजें खरीद ली है, बिजनेस के वास्ते खरीदी। बाय द वे याद रखना, अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, हांगकांग, मकाओ, नेपाल, भूटान या नॉर्थ कोरिया से हो तो आप लोगों को ओरिजिन, नेशनैलिटी, ओनरशिप कुछ भी करने से पहले आपको लेना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल। सुना मैंने क्या बोला? आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा जी? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आता होगा। ये जो देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, हांगकांग, मकाओ, नेपाल, भूटान, नॉर्थ कोरिया, ये जो 3 से 4 देश है, ये सैंक्शनड कंट्रीज में आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्शनड कंट्रीज? मैं आपको पामला पढ़ाऊंगा, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाऊंगा, तब डिटेल में बता दूंगा कि देखो पामला में कैसे इनके मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वो तब तुमको मैं बता दूंगा। बढ़ते हैं आगे और बढ़ेंगे आगे, जहां पर हम लोग को डिस्कस करना है एक बंदा फॉरेन करेंसी कितना होल्ड कर सकता है। तुम समझ रहे हो? से एग्जांपल तुमको मैं एक चीज दिखाता हूं, रुको वीडियो को पॉज करता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखो मैं एक चीज लाया हूं, ठीक है, आपको कंटिन्यूएशन में दिखता रहेगा, बट मैं उठ के एक चीज लाया हूं, ठीक है, आवाज आ रहा है नहीं पता नहीं। दिस इज द बॉक्स ऑफ माई पासपोर्ट। जब मैंने पासपोर्ट लिया था तब का बॉक्स है, और ये मैंने वैसे का वैसे ही रखा है। भारत सरकार ने हमको ये पासपोर्ट दिया हुआ है और ये कवर है पासपोर्ट का। मैं दिखा इसलिए रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना है आपको। तो ये ऐसा कुछ आपको पासपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब इस पासपोर्ट के अंदर मेरे पास कुछ करेंसी रखी हुई है। ये है, हाँ दिख रहा है, आई डोंट नो दिख भी रहा है कि नहीं। करेंसी है भाई, ये भारत की करेंसी नहीं, ये बाहर की देश की करेंसी है। बहुत लाइट आता होगा, मैं लाइट यहाँ पे मारता हूँ, रुको। नहीं भाई, ये भारत की करेंसी नहीं है।
बाहरी करेंसी है और ये मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। अभी अमाउंट वाइज बताऊंगा तो ये बड़ा अमाउंट है, इंडिया के टर्म पे बड़ा अमाउंट है। और वेन एवर यू कम इन एंड कम आउट, आपको कुछ इस तरीके से थप्पा मिलता है। आई डोंट नो यू कैन सी दिस थप्पा और नॉट, बट देयर इज अ थप्पा योर, पूरा वाइट दिख रही है बट थप्पा यहाँ पे लगता है। तो जब भी मैं बोलता हूँ ना PRI PROI, ये कैसे मालूम पड़ेगा तुमने एंट्री ली एग्जिट ली है, तो इस तरीके से इमिग्रेशन होता है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे स्टैंप है, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट का स्टैंप है। मैं जब पहुंचा था, फिर जब मैं आया, दिस इज द UAE का स्टैम्प। अगेन आई डोंट नो यू कैन सी दिस, नो देयर इज स्टैम्प, इट इज बिकॉज ऑफ लाइट मे बी। ये देखो ऐसा स्टैम्प दिखता है, आपको दिख रहा है? तो ऐसे स्टैम्प्स दिखते हैं, दीज आर द स्टैम्प्स, ऐसे स्टैम्प्स मारा जाता है तो उनको मालूम पड़ता है आप अंदर आए हो या बाहर गए हो। और सी दिस इज अ फॉरेन करेंसी, समझ में आया? ठीक है, दिस इज अ फॉरेन करेंसी। और यू कैन सी वीजा ऑल्सो, ये वीजा मेरा तो लंबा वीजा है बेटा, दिस इज द काइंड ऑफ वीजा यू गेट। अब मैं बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है। इस तरीके से एक वीजा मिलता है। हालांकि कार्ड भी है मेरे पास, वो कार्ड भी मैं तुमको दिखा नहीं सकता, उसके अंदर बहुत सारे क्रूशियल नंबर्स है जो आई कैन नॉट शेयर विथ एवरीवन, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आप, मेरे पास करेंसी पड़ी है, हाँ मेरे पास करेंसी पड़ी हुई है। अब अगर तुम टॉपिक देखो उस बोर्ड पे, स्क्रीन पे, यहीं पे रख देता हूँ, ये इंडियन रुपीज़ है, ये देखो, ये भारत का पैसा है। तो ये तो आप ये देखो फोकस कर रहा है, देखो ये भारत का पैसा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आप कितना पैसा ऐसा रख सकते हो। देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि भैया रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड कॉइन्स कितना हो सकता है। बेटा कॉइन तो मेरा खो ही गया, इतने सारे कॉइन्स पड़े थे तब, दिरहम्स मेरे को मिल नहीं रहे अभी क्योंकि रुपी के साथ मिक्स हो गया। तो इसके लिए बेटा आप लोगों को एक रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशन 2025 अथवा 2015। अब मेरी बात सुनना, ये पैसा मुझे एक्चुअली भारत सरकार को दे देना चाहिए था, ये पैसा मुझे भारत सरकार को दे देना चाहिए था, बिकॉज भारत सरकार अपनी पोटली में रखता और मुझे उसके बदले रुपया दे देता, उसके बदले मुझे क्या दे देता? रुपया दे देता। बट मैंने क्या किया, मैंने वो दिरहम्स मेरे पास ही रखे हुए अभी तक। तो बेटा मैं रख सकता हूं क्या अपने पास? सरकार ने क्या बोला, लिमिट सुनना, रेगुलेशन 3 बोलता है, सबसे पहले बोला पोजेशन विदाउट लिमिट ऑफ फॉरेन करेंसी और कॉइन्स बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन विद द स्कोप, विद इन द स्कोप। मतलब क्या है, लॉ ये बोलता है कि डेफिनेटली आप फॉरेन करेंसी रख सकते हो। कौन रख सकता है? ऑथोराइज्ड पर्सन रख सकता है, क्योंकि उसका काम है वो, यानी बैंक्स, ट्रैवल एजेंट्स, इन लोग तो रख ही सकते हैं, इनका काम है, मैं ट्रैवल एजेंट थोड़ी हूं। दूसरा, रिटेंशन बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑफ अ फॉरेन करेंसी नोट, बैंक नोट, ट्रैवलर चेक शुड नॉट एक्सीड $2000। क्या बोला सुनना, क्या बोला सुनना, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर कोई बंदा इंडिया वाला है और वो इंडिया में आज घूमकर, बाहर से घूमकर इंडिया में आ गया है, तो उसके पास जो भी करेंसी है, उसके पास जो भी करेंसी है वो $2000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाउएवर सच फॉरेन एक्सचेंज इन एनी फॉर्म, चाहे वो करेंसी नोट हो, बैंक नोट हो, ट्रैवलर चेक हो, कुछ भी हो, ये आपने विजिट के दौरान एक्वायर किया था इंडिया के बाहर। हाँ जी, ये जो भी नोट्स मेरे पास पड़े हुए, ये मैं दुबई में एक्वायर किया था, अब भी मेरे पास पड़े हुए। दूसरा, फ्रॉम एनी पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया एंड ऑल्सो हु इज ऑन विजिट टू इंडिया। कहने का मतलब है बेटा मेरा फ्रेंड है, दुबई का फ्रेंड है, इंडिया आया था, मैंने उससे लिए तो भी चलेगा। तुमको शायद गिफ्ट मिला है, ऑनोरियम मिला है, जब तुम विजिट में गए थे तुमको गिफ्ट मिला है, चलेगा? चलेगा। सरकार ने क्या बोला है, अनस्पेंड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फ्रॉम एपी फ्रॉम ट्रैवल फॉर ट्रैवल एजेंट। कहने का मतलब क्या है, ये जो मैंने 3 से 4 पॉइंट बताए आपको, 3 से 4 पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि भैया आपने वो करेंसी एक्वायर कैसे किया होगा। नंबर 1, अगर आपने एक्वायर किया ड्यूरिंग द विजिट, या तो एक्वायर वहां पे किया होगा, या तो एक्वायर यहां पे किया है बट ऐसे व्यक्ति से किया जो वहां पे रहता है, या तो जो भी अनस्पेंड ये पैसा बच गया, बाहर गए थे बट पैसा बच गया, तो ये मेरा पैसा बच गया, बचा हुआ पैसा है, मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज मुझे वापस रिसेंटली जाना है, तो मैंने उसको वैसे का वैसे ही रख दिया है जैसा है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहला भैया मैंने बोला कि कौन रख सकता है, पहली बात वो ऑथोराइज्ड पर्सन रख सकता है जो स्कोप में आता है। नंबर 2 मैंने क्या बोला कि सर अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल रख सकता है क्या? हाँ, $2000 तक रख सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। बट उसने एक्वायर कैसे किया रहेगा? शायद सर वो बाहर जब गया था तभी एक्वायर किया रहेगा,
ये किसी बंदे से बाहर जब किसी बाहर के बंदे से लिया रहेगा इंडिया में, या बाहर वाला बंदा इंडिया में तो तब उससे लिया होगा, या तो गिफ्ट मिला रहेगा, ऑनोरियम मिला होगा, या तो ऐसे पैसे हैं जो तुम इंडिया से लेकर गए थे बट अब खर्च नहीं हुए तो वापस इंडिया लेकर आ गए हो। आई होप आप मेरी बात समझ गए। 4 बोलता है फॉरेक्स बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट। ये कौन से लोग हैं? तुमको मैंने बोला था ना, बाहर रहते बट इंडिया में आए हो आज काम करने, कोई भी आपका जो काम है अब वो काम करने आए हो, याद आ रहा है? मैंने आपको भी जस्ट बताया था। तो ऐसे केस में बोलता है कि ये बंदा कोई भी लिमिट के बगैर फॉरेन करेंसी रख सकता है। समझो, जूलिया बाहर रहती है, आज वो बाहर रहती है, इंडिया में आई है, मतलब इंडिया में आई है बिजनेस के लिए तो बन गई पीआरआई। अगर वो बिजनेस के लिए आई है, पीआरआई बन गई है, उसके पास $100 नहीं चल $4000 पड़े हुए थे तो वो लेकर आ सकती, लॉ बोलता हाँ ला सकती, कोई भी रोक टोक नहीं है। बट याद रखना, इफ सच फॉरेन करेंसी वाज एक्वायर्ड, हेल्ड और ओन्ड बाय हिम व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बराबर है, जूलिया बाहर थी, बाहर से यहां पर लाइए पैसा, चलेगा ना। प्लस हैज बीन बॉट इनटू इंडिया अकॉर्डिंग विथ लॉ, तो लॉ के हिसाब से वो पैसा लाइए, कुछ भी गलत काम नहीं किया, सूटकेस में छुपा के पैसा नहीं लाइए, मतलब व्हाइट का पैसा है बेटा। तो ये हो गया भैया, लिमिट बता दिया भाई, $2000 तक रख सकते, कोई टेंशन नहीं है। इसके ऊपर रखा और सरकार ने रेड मारी तो बैंड बजेगा बेटा। मेरे पास तो रुपया तो मैं रख सकता हूं, और दिरहम जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा भी नहीं है, मतलब 20-25 हजार का दिरहम होगा वो, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अब जी यहां तक तो मैंने आपको बता दिया है। अब जो यहां चैप्टर का जो ये पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना भाई, ये थोड़ा सा टेढ़ा पार्ट है। टेढ़ा पार्ट समझते हो, थोड़ा टफ पार्ट है। तो व्हाट एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू डू, आई एम प्लानिंग टू ब्रेक द वीडियो। आई थिंक अब लगभग 2 घंटे का वीडियो बन गया रहेगा। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है दैट इज टिल हियर, ठीक है, टिल हियर मैंने आप लोग को बता दिया है। अब बेटा इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा टेढ़ा है, तो अब जो भी मैंने आपको पढ़ा है इसको देख लो, इसको पढ़ लो, इसको अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद अगला वीडियो देखना। अगला वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है। वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बट आपको नहीं पता कि मैं दिवाली की छुट्टियों में ये सब बना रहा हूं, जबकि मुझे वेकेशन जाना था, बट आप लोग का काम बचा है इसलिए इसको कंप्लीट कर रहा हूं। प्लस कमेंट करना आपको क्या नया देखना है, मजा आया कि नहीं बिल्कुल बताना, बिकॉज वीडियो के एंड में जैसे मैंने आपको रियल चीजें बता दी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि एंड स्टे ट्यून फॉर awesome lessons. Bye bye guys, see you in the next class. और वीडियो को लाइक करो और सबके बीच में शेयर करो, फ्री है तो कृपया करके। और ये चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा, टेस्ट पेपर टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। बाय गाइस।